And then I talked about the importance of communication in business world. I talked about me. I told you something about like my introduction. Then I told you that there are multiple ways through which we are going to be connecting with people. It's no more going to be relying on in-person talk कि आप सामने बैठे हैं तो बात हो रही है, but there are many ways we can communicate with others और उसके लिए हमें अच्छी communication चाहिए because it's going to be a competition. It's a world of competition. आपके साथ जितने भी लोग आपके colleagues बैठे होते हैं वो आपके साथ competition में होते हैं और ये बात याद रखिए कि दिस इज नो मोर हमारी जो वर्ल्ड है वो श्रिंक कर गई हुई है. इट्स लाइक गोइंग टू बी, लोग हमेशा से कह रहे हैं कि दुनिया हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज जिसमें बाउंड्रीज जो है वो आपके पास नहीं है. वो मैं नॉर्मल हालात की बात कर रही हूँ. इंशाल्लाह थिंग्स वुड सेटल डाउन. आपका जो ये पैंडेमिक की वजह से लोग जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे स्टक हो गए थे, बट ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखिएगा दोबारा पीपल and the things are getting towards normality की तरफ जाती हैं, normalize होती हैं, तो वही jobs offer होती हैं. बाहर countries में आप job के लिए जाते हो और आपकी जो है like it's a competition जो कि आपका सिर्फ अपने मुल्क के लोगों से नहीं है बल्कि आपके बाकी nations के साथ भी है. तो इसके लिए हमें अपने आप को strong करना है. फिर मैंने आपको बताया था कि इस टीम वर्क का दौर है कि people are going to make teams और आपने देखा है कि virtual teams भी होती हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहे हैं लोग. दे नेवर इंटरैक्ट फिजिकली, कभी नहीं मिलते, लेकिन वो बात कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं. दे वर्किंग लाइक अ टीम. जैसा मार्केटिंग टीम्स होती हैं तो वो तो मुख्तलिफ मुल्कों में आपकी प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट कर रही होती है, राइट. सो दिस इज गोइंग टू बी द एरा वेयर टीम इज देयर एंड पीपल आर ऑल द टाइम वर्किंग टुगेदर एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी समथिंग सो मच फॉर्मल जैसे कि हायरार्की एक होती है कि जी बड़ा है फिर छोटा है फिर उससे छोटे रैंक का है फिर वो बात करेंगे, बट पीपल आर कलेक्टिवली डूइंग इट. ठीक है, जब हम ऑर्गेनाइजेशनल की बात करेंगे तो उस वक्त मैं आपको सारा गाइड करूंगी कि किस तरह से डिफरेंट रैंक्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग हो जाती है. फिर हमने ये भी देखना है कि बहुत सारी अनफेवरेबल सिचुएशंस भी आ जाती हैं. वी एनकाउंटर एंड वी हैव टू डील विद दैट. इफ अ पर्सन इज हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स वो ही इसको सही तौर पे कम्युनिकेट कर सकता है, अदरवाइज जो परेशानियां और प्रॉब्लम्स जो है वो हमेशा रहती हैं. उसके बाद हमने देखा कि आपका सिलेबस का वेटेज देखा था और उम्मीद है कि यू ऑल हैव डाउनलोडेड, आपने सिलेबस की पूरी डिटेल डाउनलोड कर ली है जो मैंने आपको कल एक वर्ड पेज पे दिखाई थी जिसमें आपको पता हो कि हमारे क्या क्या कंटेंट्स हैं. आज की क्लास में हमने ये करना है, आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए कि अभी आप चैट में जाकर बच्चे जो वॉलंटरली व्हाट्सएप ग्रुप को देखना चाह रहे हैं एंड द पर्सन वांट्स टू बी द सीआर ऑफ द क्लास, वो अपना नंबर और नाम मैसेज के अंदर लिख दे. मैं एंड ऑफ द सेशन जब ये क्लास होएगी आई विल गो देयर, मैं उसमें चेक कर लूंगी और फिर आपका जो नंबर है मैं उसको डिस्प्ले कर दूंगी. यू गेट इट नाउ. जब मैं डिस्प्ले करूंगी तो हमारा एक ग्रुप बन जाएगा. सेकेंडली मैं आपके साथ एक लिंक शेयर करूंगी आज जहां पर एक मैंने जो है वन ड्राइव के ऊपर मैंने रखी हुई है एक बुक. वो बुक आप वहां से ले लेंगे, आप डाउनलोड करेंगे. वो जो बुक है वो आप एज अ बैकअप रखेंगे, आप बैकअप उसे पढ़ेंगे. लेकिन मैं आपको जो नोट्स दूंगी वो सबसे इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि उसमें ये होता है कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी गुड एट डूइंग इट, दे हैव लाइक मोर रीडिंग स्किल्स उनकी ज्यादा हैं, तो मैं उनको कभी डिस्करेज नहीं करती. आई जस्ट गिव देम प्लेंटी ऑफ कंटेंट ओवर देयर कि अगर आप मेरे से जो नोट्स मिले हैं वो पढ़ लिए हैं तो आपके पास अगर एक बुक बैकअप है तो आप जरूर उस टॉपिक को उस बुक में भी देखिएगा. तो ये एक मेरा पॉइंट है आज का ताकि आपको क्लियर हो. और आज जो मैं नोट्स से पढ़ाऊंगी कुछ आपको, जो मैंने जो नोट्स से मैं आपको जो पढ़ाऊंगी आफ्टर दिस स्लाइड्स, वो एक्चुअली आप कह सकते हो कि फ्रॉम डिफरेंट बुक्स आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने कट पेस्ट किया है, कुछ थोड़ा चेंज भी किया है, उन्हें कट पेस्ट किया है ताकि आप आसानी से उसको क्या कर सके, आप समझ सके. ठीक है, तो ये आपका जो है उसमें आप लाइक उसको पढ़ेंगे और उससे आपका इंशाल्लाह पेपर की कवरेज जो है वो आपको उसमें से मिलेगी जो मैं आपको नोट्स शेयर करूंगी. ठीक है, डिफरेंट बुक से हैं, मुझे मालूम है इस चीज का कि कहाँ किस बुक में ज्यादा अच्छा लिखा हुआ है और कौन सी बुक जो है वो आपके लिए कन्वीनियंट है, इसलिए
in rather than just telling you to buy that book, और इस तरह तो तुम पता नहीं 10-12 बुक्स तुम खरीद लोगे, उन सारी बुक्स के में से खुद ही मैं आपको सारा कुछ करके दे दूंगी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो अभी आपको मैंने पहले भी कहा था कि 1 वीक जो है वो आपका समझने का ओरिएंटेशन सेशन है। आप एकदम से मास्टर नहीं बन जाएंगे किसी चीज के, यू आर गोइंग टू बी इनटू दैट। अभी आप जैसे कि मैंने कल यूज वर्ड किया था कि विंडो शॉपिंग हो रही है, अभी हम सही शॉपिंग नहीं कर रहे, तो अभी हमने सिर्फ देखना है कि हमने क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या इसमें जो है इनपुट है हमारा। तो ये परसेंटेज आपने देखी, कम्युनिकेशन की कुछ डेफिनेशंस मैंने दी थी आपको कल, वो मैं आपको आज नोट्स में से बताऊंगी, वो आप वहां से पढ़ेंगे। अगर आप चाहेंगे स्लाइड्स तो वो भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप जैसे ही बनता है आई शेयर विद यू स्लाइड्स, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कुछ लोगों की ये मैंने कल डेफिनेशंस आपको बताई थी कि कम्युनिकेशन जो है वो हम is something I want to pass on information to you, or I want to communicate to you something, उसके लिए चाहे मुझे लिखना पड़े, ग्राफ बनाना पड़े, अपने एक्सप्रेशन देने पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो मैं सारा कुछ करके आपके अंदर आपके माइंड में उसको मैंने उस कॉन्सेप्ट को आपके अंदर पास ऑन करना है। तो इस तरह इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। और फिर हमने ये देखा था कि कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप एक हम्बल सी आपकी कह लें एक्टिविटी आप समझ लें, यू आर जस्ट डिजाइनिंग समथिंग, उसके बेस के ऊपर सारी चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं। और कल मैंने मिसाल दी थी, चाहे वो गाड़ी बन रही है या कोई माचिस बन रही है, या आप कोई छोटे छोटे जो जैसे नेल्स होते हैं, कील होते हैं, उनकी फैक्ट्रियां होती हैं, कैंडीज बनती हैं, तो ये सारे जो प्रोसेस है वो कम्युनिकेशन के थ्रू होता है। और ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उनकी कम्युनिकेशन इज क्वाइट सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज का मतलब समझते हो ना, कि जैसे कि जो भी काम हो रहा होता है उसमें कनेक्टिविटी होता है, उसमें हर बंदे को पता होता है क्या करना है, हर डिपार्टमेंट को पता है क्या करना है और किस वक्त करना है, उनके पास एक टाइम फ्रेम होता है। तो आपने ये सारा कुछ जो है इट इज बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन। फिर मैंने आपको कल हैरल्ड जेनिस के बारे में बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी पे लिखा, उसने कहा कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसका जो वाइटल जो उसमें रोल है वो आपकी कम्युनिकेशन का है, उसके बगैर नहीं हो सकता। देन आई टोल्ड यू यस्टरडे कि हमारी कम्युनिकेशन जो है वो होती है दो तरह से, एक कॉन्शियसली वट एवर आई एम स्पीकिंग, दैट अदर इज गोइंग टू बी सबकॉन्शियसली। जो असल में बेस है वो मेरे बिलीव्स हैं, मेरे अंदर मेरी वैल्यूज हैं, जो मुझे अल्फाज के सिलेक्शन पर मुझे हेल्प आउट करती है। आपने देखा होगा हर पर्सन का तरीका बात करने का फर्क है, एक पर्सन उसी बात को इतने गुस्से से कहता है और दूसरा उसी बात को बड़े आराम से बताता है। असल में जो वो बात करता है वो कॉन्शियस लेवल है, और जो कुछ उसको पीछे से उसके दिमाग के किसी हिस्से से उसको एक गाइडलाइन मिलती है, दिस इज गोइंग टू बी सबकॉन्शियस माइंड, उसका जो वो उसको गाइड करता है। तो दिस इज वाई पीपल आर डिफरेंट, हम सारे के सारे मुख्तलिफ लोग हैं। आप मेरे से फर्क है, मैं आपसे फर्क हूँ, आपके दोस्त आपसे फर्क है। इवन जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं जिनकी शक्लें भी एक जैसी होती हैं, दे आर ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सनैलिटीज, तो वो एक जैसे कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि उनके अंदर दिमाग में उनके ऐसे सेटिंग होती है अल्लाह की तरफ से, नेचर की तरफ से, दैट्स गोइंग टू बी मेकिंग अ पर्सन अ डिफरेंट ऑफ अ डिफरेंट कैटेगरी। तो ठीक है, इस तरह हम फर्क लोग हैं। इसके बाद हमने कम्युनिकेशन में कहा कि हमें क्या चाहिए, हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस के ऊपर बात की, उसके कंपोनेंट्स पे बात की, लेकिन आज मैं आपको नोट से पढ़ाऊंगी ताकि मैं आपको बताऊंगी कि आपने असल में क्या याद करना है, जो क्या समझना है, जो आपको पेपर में हेल्प करेगा। मैंने कुछ एक से ज्यादा यहाँ पे डायग्राम्स उठाई इंटरनेट से ताकि आपको आइडिया दे सकूं, एग्जामिनर कोई भी यूज कर सकता है। इसमें हमने सिंपल तरीका देखा, एक सेंडर है, मैसेज बनाता है, किसी मीडियम या चैनल के थ्रू वो भेजता है, रिसीवर उसको रिसीव करता है और वो फीडबैक देता है। अब वो फीडबैक जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और फीडबैक जो है वो एक्चुअली दैट इज गोइंग टू बी अ साइन, और आप समझ लें कि एक क्लू है कि भाई आपको बात समझ आई कि नहीं, और या आप मेरे से बात करना चाहते भी है कि नहीं। इस तरह रिसीवर और सेंडर के बीच में एक कनेक्टिविटी डेवलप हो जाती है। उसके बाद हमने यहाँ पे ये देखा कि कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर कि किस तरह आज के दौर में एक सेंडर एक रिसीवर को मैसेज देता है, और वो मैसेज जो है कैसे मिलता है, उसका फीडबैक क्या है, मीडियम क्या है, ये हमने कल इस पे बात की। फिर मैंने आपसे ये कभी कहा कि जब हम बात
बनाते हैं, कोई मैसेज बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम असल में एनकोडिंग कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे ये। और जो पर्सन इसको रिसीव करता है वो उसको डिकोड करता है, उसे डिकोडिंग कहते हैं। Encoding is a formulation of message. You make a message. You select your symbols. You select your words. You select the pictures, whatever you want to select in order to make your message very meaningful. Or then you are passing on this information to other person. आप दूसरे को देते हो और वो पर्सन इसको लेता है, अंडरस्टैंड करता है और उसके मुताबिक काम करता है। कभी कभार ऐसा होता है कि आप किसी को बात कहते हो और आपको लगता है कि आपने बात कह दी और उसको समझ आ गई, और जब हम देखते हैं तो उसको कोई बात समझ नहीं आई होती। उसकी वजह ये है कि आपकी जो सेट ऑफ प्रायोरिटीज है वो फर्क है। रिसीवर का सेट ऑफ प्रायोरिटीज बिल्कुल फर्क होता है। इसलिए आपने उसके लेवल पे आके बात करनी है और उसके अंडरस्टैंड करना है कि जो मेरा रेसिपिएंट है, जो रिसीवर है इंफॉर्मेशन का, उसका बैकग्राउंड क्या है। उसको आपने या तो पहले से आपको मालूम भी होता है, or there are some like situations where you can also check there that, for instance मैं एक मिसाल देती हूँ, मैंने कंडक्ट ट्रेनिंग्स, तो मैं ट्रेनिंग में जाने से पहले जो उनको कोऑर्डिनेटर मैनेज कर रहा होता है या ऑर्गेनाइजिंग टीम होती है, मैं उनसे राब्ते में रहती हूँ। मैं उन्हें कहती हूँ कि प्लीज आप मुझे इन लोगों का प्रोफाइल जो है, हर एक जो ट्रेनी है उसका प्रोफाइल मेरे साथ शेयर करें, ताकि मुझे पहले से पता हो कि उनका एजुकेशन लेवल, उनका एक्सपीरियंस लेवल क्या है, और मैं अपनी वर्कशॉप के ऊपर जो भी मैंने उनको देना है मैं उनके अकॉर्डिंगली बनाऊं। ये ना हो कि वो बहुत पढ़े लिखे हों और मैं बिल्कुल सिंपल बातें करूं। और ये भी हो सकता है कि वो बिल्कुल पढ़े लिखे, पढ़े लिखे से मुराद है यानी कितने एजुकेटेड है, किस सेक्टर से आए हैं। कोई बैंक सेक्टर से है, कोई आईटी फील्ड का होता है, कोई ऑफिसेज जो होते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह के उसमें काम कर रहे होते हैं। तो डिफरेंट वेराइटी ऑफ पीपल दे काम ओवर देयर। कुछ लोग टीचर्स भी होते हैं। तो हम फिर उन सब को देखते हुए इस तरह की एक्टिविटीज डिजाइन कर लेते हैं ताकि हम उनको पास ऑन कर सके इंफॉर्मेशन। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर हमने कल, ये लास्ट हमारी स्लाइड थी, फिर मैंने आपकी बात खत्म कर दी थी और मैंने कहा था कि जी अगर एक सारा कुछ हो जाएगा, मैसेज आएगा, तुम इनकोडिंग हो जाएगी और मीडियम के थ्रू तुम रिसीवर को दोगे, रिसीवर मैसेज को डिकोड करेगा, दोबारा से एनकोडिंग करेगा, किस चीज की, अपने फीडबैक की, और फिर वो फीडबैक दे देगा। इस सारे किस्से में एक और चीज आ गई, उसे हम कहते हैं नॉइज। नॉइज जो है वो कुछ लोग कहते हैं कि ये एक ऑल्सो एलिमेंट है, क्योंकि नॉइज को तुम डिनाई नहीं कर सकते। आज हम नॉइज की कुछ टाइप्स को भी देखेंगे और कल तक हमारा टॉपिक जो है काफी हद तक कवर हो चुका होगा इंशाल्लाह। और फिर वही बात है, आई विल मेक श्योर कि एक तो मैं आपको लिंक शेयर कर रही हूँ, दूसरा ये कि मैं अभी बाद में क्लास के 5-7 मिनट्स रह जाएंगे तो आई चेक द चैट, और जिसमें लोगों ने मुझे ऑफर किया है कि आई वांट टू बी द सीआर ऑफ द क्लास, तो उसको हम जो है वो वहां पे डिस्प्ले करेंगे और फिर आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए। जी, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब बहुत ध्यान से रिलैक्स होके बैठ जाओ। जो कल नहीं देखा था वो आज हम पढ़ रहे हैं ये चीज। बहुत रिलैक्स हो जाओ और कहते हैं ना, लंबा सांस लो और फिर सीधे होके बैठो। और मैंने कल भी रिक्वेस्ट की थी, लेट के मत पढ़ा करो, आप बैठ के पढ़ा करो, टेबल पे बैठा करो, क्योंकि वजह यह है कि आपकी स्पाइन जो है वो सीधी होनी चाहिए, आपकी जो बैक बोन है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, जिससे मैसेज प्रोपेगेशन सबसे ज्यादा होता है। और अगर वो नहीं की तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। और जैसे मैं हर दफा लोगों को ये बात जरूर बताती हूँ कि योगा के एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, आपकी स्पाइन है, आपकी बैकबोन है, उसके अंदर एक सांप रहता है, एक स्नेक रहता है। आप हैरान होंगे ये कैसे हो सकता है। वो यानी सिंबॉलिकली एक स्नेक रहता है, और स्नेक क्या करता है, वो कॉइल बनाता है। उसकी आदत क्या है, कर्व बनाने की। जब जमीन पे आप देखते हैं कि वो रेंग रहा है, तो वहां पर भी क्या है, अपनी कॉइल बनाता है। बिल्कुल ऐसे ही आपकी जो स्पाइन होती है ये कॉइल बनाती है। और अगर आपको आदत हो जाए बहुत ज्यादा, आप स्ट्रेट होके नहीं बैठते, तो आप देखिए आप में से फैमिली में कोई लोग होंगे, आपने देखा होगा कि ये जब यंग थे तो उनकी हाइट ज्यादा थी, और जब वो बूढ़े हो जाते हैं, थोड़ा सा भी बूढ़े होते हैं, तो क्या है, उनकी स्पाइन जो है वो श्रिंक कर जाती है, उनकी बॉडी श्रिंक कर जाती है। इट इज बिकॉज ऑफ देयर हैबिट। उनकी हैबिट है कि वो इस तरह से बैठते हैं या इस तरह से चलते हैं, अपने आप को ड्रूप करके चलते हैं। तो ये मैं आपको समझा रही हूँ
कि प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज अभी दुनिया में आपने इंशाल्लाह बहुत काम करने हैं, ठीक है? तो आप यंग बच्चे हो और अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट तरीके से रखा करो, ठीक है? अच्छा जी, अब फोकस हमारा यहाँ पे ये है कि एक डायग्राम हम देख रहे हैं, ये हर्टा मर्फी की बुक से है। ये वो बुक है जो आपके सिलेबस में रिकमेंडेड है। मैंने आपसे कहा है कि अगर आपके पास वो बुक है, आई डोंट माइंड, आप जरूर पढ़ें, ठीक है? कोर्टलैंड बबी की एक बुक भी रिकमेंडेड एज ए रेफरेंस बुक रिकमेंडेड है, आप बिल्कुल पढ़ें, आपका दिल चाहता है आप 1000 दफा पढ़ें। मगर जो मैं आपको चीजें बहुत जरूरी है उनमें से, इसकी बेस पर आपको पेपर में सवाल आते हैं, वो आपके सामने मैं खुद ही निकाल दूंगी। अब देखिए कि आपको कुछ चीजें समझनी है ध्यान से। सेंडर को हम इनकोडर कहते हैं, जो मैसेज को सेंड करता है। और इसके अलावा जो ओरिजिनल बुक है उसमें उन्होंने यहाँ पे सेंडर वाले ब्लॉक में कुछ और चीजें भी डाली हैं। उसमें उन्होंने लिखा है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज, आपकी एजुकेशन और सब्जेक्ट का नॉलेज और आपका वे ऑफ स्पीकिंग या राइटिंग, वो सारा कुछ आपके अंदर है, वो आपको बनाता है, वो आपके एलिमेंट्स हैं। उन सारों की बेस के ऊपर इवन आपकी वैल्यूज, इवन आपका एटीट्यूड, उसकी बेस पर तुम एक मैसेज बनाते हो और तुम नंबर ऑफ सिंबल्स को सिलेक्ट करते हो। एक मिसाल मैं देती हूँ, आपने किसी को कहना है कि बैठ जाओ, आप रिसेप्शन पे खड़े हैं, कोई सेमिनार होने लगा है और लोग आ रहे हैं और आपने उनको बिठाना है। किसी को आप कहते हैं प्लीज टेक दिस सीट, प्लीज सिट डाउन। कोई कहता है बैठ जाइए, कोई कहता है बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ। तो क्या है कि सारे लोगों ने बात तो एक ही कही, जिसके जवाब में आपका रिसीवर बैठ जाएगा, उसको बात समझ आएगी, वो बैठ जाएगा। कोई तमीज वाला होगा तो कहेगा थैंक यू वेरी मच बैठते वक्त, और जो बिठाने वाला है वो कहेगा माय प्लेजर। ये सारी बातें क्या हैं? ये आप हैं, ये मैं हूं, मेरा तरीका है। वही डीलिंग मैंने की, वही डीलिंग किसी और ने की, तो दैट वुड बी ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी। तो हमने कैसे कम्युनिकेट किया? अब सेंडर ने कम्युनिकेट किया रिसीवर को, दरमियान वाला ब्लॉक सिर्फ पहले पढ़े, उसमें लिखा है मैसेज। लिखकर या बोलकर मैसेज किया, और मैंने कोई मीडियम इस्तेमाल किया, जैसे कि मैंने टेलीफोन इस्तेमाल कर लिया, मैंने प्रिंट आउट भेजा, मैंने ईमेल कर दी, कोई भी मीडियम मैंने इस्तेमाल किया, उस मीडियम के जरिए रिसीवर के पास मैसेज गया। और रिसीवर की भी वो एजुकेशन, रिसीवर की स्किल्स, रिसीवर की एक्सपर्टीज सारी काम आएंगी। और वो क्या होगा कि वो रिसीवर जो है वो क्या करेगा, वो मैसेज को पढ़ेगा। अब उसने मैसेज को डिकोड किया, यानी उसने खोला। अब अगर उसका नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो वो कहेगा कि ये क्या है। मिसाल तो एक मुहावरा मेरे ज़हन में आ रहा है, इंग्लिश का मुहावरा है सिटिंग ऑन फेंस, समबडी सिटिंग ऑन फेंस। अब आपको पता है फेंस होती है बाड़, ठीक है? सेंडर ने कहा समबडी सिटिंग ऑन फेंस, रिसीवर ने कहा अच्छा अच्छा मैं बाहर निकल के देखता हूँ, कोई बंदा बाड़ पे बैठा हुआ है। असल में सिटिंग ऑन फेंस एक मुहावरा है जिसका मतलब है कि एक पर्सन जब दो पार्टियों को एक ही वक्त में सपोर्ट करता है, उसे कहते हैं ही इज सिटिंग ऑन फेंस, ठीक है? जिस तरह, आई एम सॉरी मैं पॉलिटिक्स में बात नहीं करती, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है शेख रशीद इज ऑलवेज सिटिंग ऑन फेंस। अगर आप में से कोई उसका बहुत लवर है तो आई एम सॉरी, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाह रही, ये मैं अखबार में कहीं पढ़ा था तो मैं आपको बता रही हूँ, किसी ने आर्टिकल में लिखा। या किसी और की मिसाल ले लें, पीपल आर सिटिंग ऑन फैंस, दे आर सपोर्टिंग। तो क्या हुआ, रिसीवर को बात समझ आ गई, क्योंकि उसने डिकोड किया, उसका नॉलेज था, एक्सपर्टीज थी, उसको बात समझ आ गई। लेकिन एक दो और चीजें भी हम देखेंगे आज। वो ये है कि सेंडर को रिसीवर का ख्याल करके बोलना चाहिए, उसको वर्ड्स का इस्तेमाल उसकी नीड के मुताबिक करना चाहिए। अगर वो कोई ऐसी टर्म्स यूज कर लेता है या कोई टेक्निकल जार्गन यूज कर लेता है, आपको टेक्निकल जार्गन क्या है ये भी समझना है, मैं आपको बताऊंगी, इस पर आपको एमसीक्यूज आते हैं। तो आपने कोई टेक्निकल टर्म ना यूज करो, बेचारे रिसीवर को नहीं पता। अब आप में से कोई लोग जो है वो आईकॉम वगैरह अगर किया अब आप लोगों ने, या किसी का बीकॉम बैकग्राउंड है, मैं एक टर्म यूज करती हूँ, मैं कहती हूँ बैड डेट केस है, ये बैड डेट है। अब रिसीवर बेचारे को क्या पता ये बैड और डेट ये क्या होता है, कोई बुरी सी चीज होगी। बैड डेट का मतलब होता है कि
आपने क्रेडिट पे चीजें बेची, उधार बेची, पर्सन इज नॉट पेइंग यू बैक, और उसका टाइम गुजर चुका है, और वो उस केस को हम कहते हैं ये बैड डेट है, यानी ये उधार है जो वापस नहीं आया। तो कहने का मतलब है कि आप टेक्निकल जार्गन का इस्तेमाल ध्यान से करेंगे ताकि रिसीवर को बॉदरेशन ना हो मैसेज को समझने में। अब रिसीवर ने नीचे वाले ब्लॉक पे आ जाओ तो फीडबैक दिया, उसने ओरल दिया, रिटन दिया, एक्शन दिया, साइलेंस दिया, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ दिया। मिसाल के तौर पर मैंने कुछ कहा, उसने कहा नहीं 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 आपका आइडिया ठीक नहीं है, यानी उसने मुझे करेक्ट किया। मैंने कुछ कहा तो उसने कहा वेल डन, बहुत अच्छा किया, उसने मुझे एंडोर्स किया, उसने मुझे क्या किया, पॉजिटिव मुझे फीडबैक दिया। और कभी कभार ऐसा भी तो होता है कि फीडबैक यही है, फॉर इंस्टेंस आपने किसी से कहा प्लीज यहाँ बैठ जाइए, वो बैठ गया खामोशी से, तो खामोशी से उसका बैठ जाना एक्शन, वो भी उसका फीडबैक है, ठीक है वो बैठ गया है। तो कभी कभार आपके वर्ड्स और कभी कभार एक्शंस और कभी कभार नॉन एक्शंस, सबके सब आपका फीडबैक होते हैं, ठीक है। तो आप अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये बहुत ही आपकी इनिशियल स्टेज है, आपको आहिस्ता आहिस्ता बातें बहुत अच्छी तरह से समझ आना शुरू होंगी। इसके बाद ऊपर टॉप पे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टोरी है, कॉन्टेक्स्ट पड़ा हुआ है, इसको समझ लो। कॉन्टेक्स्ट, अभी जो बच्चे जो हैं बार बार मुझे देख रही हूँ और हाथ रेस कर रहे हैं या कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं क्वेश्चन एंड में देखूंगी बच्चों। अभी तुम सुकून से बैठो, और जो भी तुमने सवाल कर रहे हो ना, मोहम्मद अमीन वारसी का नाम इस वक्त नजर आ रहा है, नकीबुर रहमान का नाम नजर आ रहा है, बेटा व्हाट्सएप ग्रुप्स बनने दो, वहां पे जितने सवाल करोगे मैं जवाब दूंगी। इस वक्त अगर मैं बीच में एक एक पर्सन को लेके बैठ गई तो हमारा टॉपिक यहीं पे रह जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? तो आप प्लीज पहले बड़े ही पेशेंस के साथ मुझे सुने, और फिर हम इंशाल्लाह इस पे बात भी करेंगे, यू डोंट वरी अबाउट इट। तो हम इसको देखेंगे, मैं भी देखूंगी कि आपने क्या क्या क्वेश्चंस भी किए। कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। कॉन्टेक्स्ट को बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट एक ब्रॉड फील्ड है। ब्रॉड फील्ड का मतलब है, मैं भी आपको इसकी डेफिनेशन भी दूंगी अभी। कॉन्टेक्स्ट इज द सराउंडिंग इन विच कम्युनिकेशन इज टेकिंग प्लेस। मैं और तुम बात कर रहे हैं और ऑफिस इज द कॉन्टेक्स्ट। इस वक्त ऑफिस का माहौल है और मैं और तुम बात कर रहे हैं, तो हम बड़ी फॉर्मल बात करेंगे चाहे हम क्लोज फ्रेंड्स क्यों ना हो। तो कॉन्टेक्स्ट मीन माहौल मुझे इस चीज के ऊपर मजबूर कर रहा है कि हम फॉर्मली बात करें। नंबर 2, क्लासरूम है, आप टीचर है, बैठे उसके सामने अपने फ्रेंड से अगर तुमने पेन भी मांगना है तो रिक्वेस्ट करके मांगोगे, जैसे तुमसे ज्यादा तमीज वाला इंसान ही कोई नहीं। और अगर टीचर ना होते तो शायद तुम उसका बैग खोल के खुद निकाल लेते। तो क्या है, कॉन्टेक्स्ट जो है वो हमारी कम्युनिकेशन पे अफेक्ट करता है। कॉन्टेक्स्ट के बड़े रोल्स हैं, अभी हम कॉन्टेक्स्ट को छोड़ना नहीं है, अभी हमने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर भी इसको पढ़ना है। कॉन्टेक्स्ट के बड़े रोल्स हैं। कॉन्टेक्स्ट जो है एक सिचुएशन बना देता है, मिसाल के तौर पर कि लोगों की प्रेजेंस की वजह से कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है। किसी चीज की अर्जेंसी है, काम फौरन के फौरन करना है, उससे भी कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है। या आपकी तबीयत ठीक नहीं है या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उससे भी कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। कि अगर यानी पॉजिटिव फेवरेबल कॉन्टेक्स्ट होता तो हम काम कर सकते, अगर नहीं तो फिर मुश्किल हो गई। तो अभी हम कॉन्टेक्स्ट, अगर आपको नहीं भी समझ आया, अभी इस पर हमने 2 दफा इसका जिक्र आएगा सिलेबस में, तब आपको तब तक बहुत ही क्लियर हो चुका होगा। अब जैसे आपका घर है, तो घर का कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि यू आर रिलैक्स्ड, यू आर सिटिंग इन योर लिविंग रूम, अपने लाउंज में बैठ के आप आराम से टीवी भी देख रहे हैं, लेटे हुए हैं, बैठे हैं, खाना जो है वो आपकी मर्जी है, डाइनिंग टेबल पे खा रहे हो या सेंटर टेबल पे ले आते हो, व्हाटएवर यू आर डूइंग, तो आपको कोई मुश्किल नहीं लग रही। लेकिन उसी जगह वही घर अगर आपके कोई फॉर्मल गेस्ट आ जाते, तो आप देखिएगा आपकी टोन ही चेंज हो जाएगी। अब ना आपकी सारी तमीज जो है वो सामने आ जाएगी, आप डाइनिंग टेबल पे बैठ के आराम से खाना भी खाएंगे, अपनी प्लेटें उठा के किचन में भी रखाएंगे, जो कि आम हालात में आप ऐसा नहीं करते। तो कॉन्टेक्स्ट जो है वो हर वो चीज जो कि सिचुएशन को चेंज कर दे, दैट इज मेकिंग द कॉन्टेक्स्ट। आपको समझ आ गई बात की? तो ये हमारा एक छोटा सा इसके ऊपर बात थी। उसके बाद हमने यहाँ पे पीछे करके नॉइज पढ़ा था, हमने नॉइज पढ़ा था। अभी मैं इसकी आपको डिटेल स्लाइड पे भी ठीक है, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगी
नोट्स में वो ज्यादा बेहतर है, उसमें ज्यादा डिटेल में लिखा है। फिजिकल नॉइज में नॉइज क्या होता है, जो इंटरफेयर करेगा फिजिकली, यानी इस वक्त आपकी जैसे कमरे में गर्मी या सर्दी लग रही है, या कोई शोर है, या म्यूजिक किसी ने ऊंचा बजाया है, तो फिजिकल नॉइज आपको तंग कर रहा है। साइकोलॉजिकल नॉइज का मतलब है आपकी अंदर दिमाग में कुछ परेशानियां हैं, आप जो है डेडलाइन करीब आ रही है, आपको किसी चीज के बारे में वरीज हैं, तो ये साइकोलॉजिकल नॉइज आपके दिमाग में है। या एटलीस्ट आपको कोई चीज पसंद नहीं आती, आप बायस्ड हो, आपको स्पीकर नहीं अच्छा लग रहा, तो नॉइज दिमाग में आ जाएगा। फिर है फिजियोलॉजिकल नॉइज। फिजियोलॉजिकल नॉइज इज विद योर फिजियोलॉजी, बॉडी। आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, आपके सर में दर्द है, खुदा ना खास आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो सारा कुछ, या आपको सख्त भूख लगी है, आपसे बात नहीं हो रही, इसको फिजियोलॉजिकल नॉइज कहते हैं। इस पे पेपर में सवाल आते हैं ये नॉइज के ऊपर, इसकी टाइप्स के ऊपर, हम डिटेल में नोट्स में पढ़ेंगे, यहाँ पर एक सिर्फ आपको एक व्यू दे रही हूँ। उसके बाद सिमेंटिक नॉइज आता है। सिमेंटिक जो है बच्चों, इसका मतलब होता है मीनिंग्स, ये बात याद रखिएगा। सिमेंटिक्स मीनिंग का नॉइज, इसका मतलब है, मिसाल तो पर लिखा है स्पेशल जार्गन, और भी बहुत सी मिसालें हैं, इसको आहिस्ता आहिस्ता हम पढ़ेंगे। तो ये स्लाइड पे जो कुछ लिखा है, अगर आपको नहीं भी समझ आता, सिर्फ मैं इसकी हेडिंग से आपको आइडिया दे रही हूँ। सिमेंटिक नॉइज मीनिंग का नॉइज, आपने कोई लफ्ज बोला, दूसरे को उसके मीनिंग का नहीं पता, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था सिटिंग ऑन फेंस, आप कहते हो। कोई अंग्रेजी में कहता है बेरी योर हेड इन सैंड, आपने अपने सर को रेत में डाल दिया, तो इसका क्या मतलब है, आप बीच पे खड़े हैं, आपने सर रेत में डाल दिया, इसका मतलब है इस तरह तो इंसान की डेथ हो जाती है। इसका मतलब होता है कि अपना सर सैंड में देना, रेत में देने का मतलब होता है हकीकत से नजरें चुराना। तो क्या है, ऐसे इस्तेमाल ना करो वर्ड्स जो आपके रिसीवर को समझ ना आए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होगी सिमेंटिक नॉइज में, वो है टेक्निकल जार्गन। आपने जार्गन का इस्तेमाल नहीं करना। एक डॉक्टर अगर आपको उसी मेडिकल टर्म में बताता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो आपको नहीं समझ आएगी। एक लॉयर अपनी लैंग्वेज में आपको समझाता है, मैं एक ले मैन हूँ, एक आम आदमी हूँ, आई वॉन्ट अंडरस्टैंड, मुझे प्लीज सादा लफ्जों में बताइए, तो सिमेंटिक नॉइज क्रिएट हो जाता है। इसके बाद सिमेंटिक्स की मैंने डेफिनेशन डाल दी है। सिमेंटिक इज अ स्टडी ऑफ मीनिंग, इट इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड ह्यूमन एक्सप्रेशन थ्रू लैंग्वेज। आपका जो आपकी मीनिंग है, किसी भी चीज के मीनिंग, वो पॉजिटिव नेगेटिव भी लिए जा सकते हैं, या किसी चीज के क्या मीनिंग है किसी कल्चर में, उसको हम सिमेंटिक्स कहते हैं। ठीक है, और अगर किसी बच्चे को पता है, तो एक बड़ा फील्ड है, उस फील्ड को हम कहते हैं लिंग्विस्टिक्स, यानी साइंस ऑफ लैंग्वेज। तो क्या होता है कि उसकी एक ब्रांच है सिमेंटिक्स, साइंस ऑफ मीनिंग्स, यानी मीनिंग्स का फर्क है। और अक्सर ऐसा होता है कि एक कल्चर में किसी वर्ड के मीनिंग पॉजिटिव होते हैं, और किसी के यहाँ नेगेटिव होते हैं, और किसी के यहाँ बहुत ज्यादा एक ऑनरेबल मकाम होता है किसी का। मिसाल के तौर पर, जब हम अपने दादा दादी या नाना नानी का जिक्र करते हैं, या ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं, वी फील अ काइंड ऑफ रिस्पेक्ट। हमारे कल्चर में उनकी बहुत रिस्पेक्ट है। बाहर के कल्चर में दे पुट देम इन ओल्ड होम्स, दे डोंट वरी अबाउट इट, एंड दे हैव मेनी मेनी जस्टिफिकेशंस। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, घर में तो ये और बीमार हो जाएंगे, ओल्ड होम्स में तो उनकी टेक केयर होगी, अपनी जैसी एज के लोगों के साथ बातें बातें करेंगे, अच्छा वक्त गुजरेगा। तो दिस इज गोइंग टू बी, अगेन आई वुड से, इज अ व्हाट सेमांटिक नॉइज भी है, वैल्यूज का डिफरेंस है। ये कुछ सारा कुछ हमने इसको हम देखेंगे, और नोट्स में से इसे ध्यान से पढ़ेंगे। इसके बाद एक स्लाइड के ऊपर ये टेक्निकल नॉइज चूंकि ऐड हुआ था, इसलिए मैंने ये स्लाइड आपको दिखा दी। टेक्निकल नॉइज में टेलीफोन कनेक्शन ठीक नहीं है, इंटरनेट नहीं आ रहा, आवाज कट रही है, या कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, फैक्स नहीं चल रही, सर्वर डाउन हो गया है, ऑल टेक्निकल नॉइज। फिजिकल मैं बता चुकी हूँ, जिस जगह पे तुम बैठे हो, जिस जगह बात कर रहे हो, उस फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं है, चाहे गर्मी सर्दी लग रही हो तब भी आप नहीं समझते। एक और यहाँ पे एडिशन था, इसलिए मैंने स्लाइड रखी, वो है सोशल नॉइज। ये लोगों की वजह से प्रेजुडिस्ड होना, प्रेजुडिस मीन ताज्जुब का शिकार, लाइकिंग डिसलाइकिंग का शिकार, या फिर सोशल नॉइज बिकॉज ऑफ कलर, रेस, जेंडर, एज, इसकी वजह से नॉइज आ जाता है, तो इसे सोशल नॉइज कहते हैं। लाइक व्हेन यू मिक्स अप विद पीपल, यू सोशलाइज विद पीपल,
and if there are some elements that's causing problem. और सबसे बड़ा सोशल नॉइज की जो मिसाल है ना, वो मैं आपको देती हूँ, वो है स्टेटस डिफरेंस। एक बंदा एलीट क्लास से या अपर क्लास फैमिली का, एक मिडिल क्लास है, एक लोअर मिडिल क्लास है, एक बहुत ही गरीब है, तो हर वक्त वहां सोशल नॉइज रहेगा। ठीक है, लोग टॉलरेट नहीं करेंगे एक दूसरे को। इसके अलावा सोशल नॉइज रहे, बाजू का इंटरेक्शन से हो जाता है, बड़े रैंक के लोग, छोटे रैंक के लोग, उसमें भी नॉइज आता है। फिर साइकोलॉजिकल मैंने आपको बता दिया, आपके दिमागों का कोई मसला है, आपके दिमाग में कोई अपनी मर्जी है, आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग है, या आपकी कोई इमोशनल अटैचमेंट है किसी चीज के लिए, तो वहां पे साइकोलॉजिकल नॉइज आ जाता है। कॉन्टेक्स्ट की डेफिनेशन है, इज अ कल्चरल सोशल सेटिंग इन विच कम्युनिकेशन अकर्स। ये मैं आपको नोट्स में से कहूंगी बार बार कि वहीं से आप पढ़ेंगे। ये सिर्फ स्लाइड्स का मसला क्या है, स्लाइड्स जो है एक विजुअल इसके अंदर अपील होती है। कभी कभार आप खाली लफ्ज पढ़ लें तो लफ्जों की एक वॉल बन जाती है, आपको लफ्ज जो है वो मिक्स होना शुरू हो जाते हैं, लफ्ज जो है वो आपकी विजन के लिए आपको बड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, इन ऑर्डर टू बी मेकिंग इट मोर लाइक अट्रैक्टिव, आई बिलीव इन दैट कि कुछ कभी कभी स्लाइड्स पे भी होनी चाहिए चीजें, ताकि आपको कोई ना कोई चीज तो याद रह जाए। उसके बाद जी, चैनल और मीडियम में बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम आता है। चैनल और मीडियम में फर्क क्या है? चैनल एक ब्रॉड टर्म है और मीडियम उसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2 चैनल है, एक ओरल चैनल लिया, रिटन चैनल लिया, उसके अंदर क्या मीडियम मैंने इस्तेमाल किए? टेलीफोन किया, ओरल चैनल के जरिए, टेलीफोन मीडियम है। मीटिंग एक मीडियम है, वास्ता है, जरिया है बात करने का, लेकिन ओरल है। प्रेजेंटेशन ओरल है और प्रेजेंटेशन एक मीडियम है, कॉन्फ्रेंस एक मीडियम है। रिटन की तरफ चले जाओ, मीडिया आपने ब्रॉडकास्ट किया, या आपने कोई खत लिखा, या आपने ईमेल की, या आपने कोई लेटर लिखा, या एडवर्टाइज किया, ये सारा का सारा जो है वो आपने मीडियम इस्तेमाल किए, जिसे आप मीडिया भी कहते हो। तो आप हमेशा याद रखेंगे, चैनल इज अ ब्रॉडर टर्म एंड मीडियम इज द shorter one which comes under the umbrella term of what channel। अभी इस पर मैंने बहुत आपको डिफरेंट किताबों से लेकर मैंने नोट्स में लिखा है, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। ठीक है, और एक बात प्लीज याद रखिए, एफएफएससी वाले स्पेशली बच्चे और स्पेशली एफएससी वाले, आई एम सॉरी टू से, लेकिन एक बात याद रखना कि जरूरी नहीं होता कि हमने चीजों को क्रैम करना है, रट्टा लगाना है, क्योंकि हमें आपका कसूर नहीं है, हमारे सिस्टम का कसूर है। हमारा सिस्टम हमें सिखाता है यू लर्न दिस वे। जैसे फॉर इंस्टेंस हमारे सिस्टम में क्या है, आपको अंग्रेजी पढ़ाई जाती है थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, कि आपने जी अंग्रेजी सुनी, उर्दू में ट्रांसलेट किया, आपको बचपन से सिखा दिया गया दिस इज आ टेबल, पूरी क्लास पढ़ी है दिस इज आ टेबल, और फिर टीचर साथ कह रहा है ये एक मेज है। ये क्या बात है? दिस इज नॉट द वे। इस तरह हम लैंग्वेज नहीं लर्न करनी चाहिए, हमें लैंग्वेज को डायरेक्टली लर्न करना चाहिए। ठीक है, तो हमें अब क्या करना है, हम इसको पढ़ेंगे ध्यान से, जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी मैं आपको बताऊंगी साथ साथ कि इस पे सवाल जरूर आपको आता है। और फिर आप जब क्या करेंगे, आप इसको जब उस कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, तो जस्ट आपने इस तरह से पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअल प्लस डीपर अंडरस्टैंडिंग, सो व्हाटएवर एग्जामिनर इज आस्किंग यू। और इसके अलावा जब मैं आपको बहुत सारे एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करूंगी, तो वहां पे उसकी लैंग्वेज को भी समझना आपकी जरूरत है। मिसाल के तौर पे एक सवाल आ जाता है, वो कहता है जी टेक द ऑड वन आउट, सवाल है, नीचे 4 ऑप्शंस हैं, एक स्टेटमेंट है, क्या करोगे? मुझे पता ही नहीं ऑड वन आउट ये क्या चीज होती है, मैंने तो कभी सुना नहीं। ओके, क्या करूं, बड़ा परेशान बैठा हूं और एग्जामिनेशन हॉल में हूं, मुझे सवाल करना नहीं आ रहा। तो हमें आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करनी है, और जब मैं आपको ये सारे सवाल दे दूंगी, फिर भी आपकी बहुत प्रैक्टिस होगी, और फिर भी आपको कोई चीज समझ ना आए तो यू विल डेफिनेटली आस्क मी। और मैंने आपसे ये भी बात कही थी कल कि गूगल अंकल जो है ना, गूगल अंकल, उसको जरूर तंग करते रहा करो। कोई चीज तुमने पढ़ ली, इस टॉपिक पर अपनी प्रैक्टिस के लिए निकाल लो सवाल, ऊपर लिखो जी एमसीक्यूज, आप टॉपिक लिखे विद आंसर, या वर्कशीट लिखो, वर्कशीट एमसीक्यूज वर्कशीट लिखो, वो तुम्हें एमसीक्यूज देगा और तुम्हें सॉल्व करने देगा, तुम करोगे और तुम कितने ज्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, तो इस तरह तुम्हें एम्बिगुइटी खत्म हो जाएगी। और बाय द वे, बड़े बड़े मैंने एग्जामिनर्स देखे हैं,
व्हाट दे डू, दे आल्सो रिलाई ऑन इंटरनेट। वहां पे बने बनाए सवाल भी उठा लेते हैं, ठीक है। खैर आई बी शेयरिंग विद यू, मैं आपको जो है वो दूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप खुद भी सर्च करके ऐसी साइट्स निकाल छोड़ो कि जी मुझे यहाँ बड़ी अच्छी प्रैक्टिस मिली है। ये आपकी इंडिविजुअल प्रैक्टिस होगी, इसमें मेरा रोल नहीं है। तो क्या करो, मैं तुम्हें एक और टिप देती हूँ। मैं जिन जिन साइट्स को पे काम करती हूँ, किसी वक्त से मैं कोई एक सिलेबस बना रही हूँ या मैं कोई किताब लिख रही हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, जिन सोर्सेस को मैंने कंसिडर करना होता है, मैं उनके जो लिंक्स होते हैं डेस्कटॉप पर एक वर्ड की फाइल रखकर उस पर सारे लिंक्स रख देती हूँ और ऊपर एक एक छोटा छोटा मैसेज लिख देती हूँ, ताकि मुझे आसानी रहे कि इस लिंक को मैं क्लिक करूंगी तो मुझे वो इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देगा या ये वाली एमसीक्यूज मुझे खोल के देगा। तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं और इसलिए आपकी हेल्प हो जाएगी कहाँ पर, जब आप कोई और भी सब्जेक्ट इवन पढ़ोगे तब भी आपकी हेल्प हो जाएगी। तो हम बात कर रहे थे ओरल और रिटन की, फिर हमने यहाँ कॉन्टेक्स्ट की बात की। ये बात अब करना चाह रही थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, जो उसमें अच्छी कम्युनिकेशन जो होती है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कुछ तो डायग्राम से तुम देख ली, कुछ मैं तुम्हें नोट्स में सारा बता दूंगी। क्लियर मैसेज होना चाहिए, मैसेज करेक्ट होना चाहिए, मैसेज कंप्लीट होना चाहिए, प्रिसाइज, टू द पॉइंट, एग्जैक्ट होना चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, यानी जब मुझे मैसेज आए तो मुझे यकीन हो कि मैंने किसी रिलायबल सोर्स से लिया है। ये मैसेज जो है आई कैन रिलाई ऑन इट। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको आपके ऑफिस का मैनेजर आपको कह देता है कि कल आपके टाइमिंग जो हैं 10 की बजाय 9 हो गए हैं, तो यू बिलीव इन दैट पर्सन, आपके लिए वो रिलायबल सोर्स है। आप ऐसा तो नहीं करेंगे ना, अपने लाइन मैनेजर को छोड़ेंगे और जो आपका सीईओ है उसके कमरे में जा घुसेंगे और कहेंगे सर ये मैनेजर साहब कह रहे हैं ये बात ठीक है। तो आप सोचें कि यू आर नॉट डूइंग इट। रिलायबिलिटी जिस सोर्स की होती है, जो आपको मैसेज दे रहा होता है, आप उस पर बिलीव करते हैं, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। और फिर है कंसिडरेशन ऑफ द रेसिपिएंट। आपने रेसिपिएंट की नीड का, उसके एहसासात का, उसकी रिक्वायरमेंट का, उसके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग का ख्याल करना है, ये भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और सेंडर की आपकी कर्टसी, आपके मैनरिज्म, अखलाक आपके, ये भी अच्छे तरीके से आप करेंगे। ये सारी चीजें वैसे तो हम 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो जैसे आपके एक दफा आपके दिमाग से गुजर जाए, आपकी मेमोरी में कुछ चीजें स्टे हो जाए, कुछ निकल जाएंगी। मैं ये तो नहीं एक्सपेक्ट आपसे करती कि 100% आपको चीजें याद रहेंगी, ऐसा नहीं होता, बल्कि आप जो कर रहे होते हो वो आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है भूलता भी है अगर आपसे दोबारा ना करें। उसके बाद बच्चों ये एक है पर्पसेस ऑफ कुछ कम्युनिकेशन है, जिसमें आपने देखना है कि इंफॉर्मेशन जो एक्वायर करना हमारा पर्पस होगा। बेसिक पर्पस 3 है, जिसे आपका पेपर में आपकी सिलेबस में है कि क्या पर्पसेस होते हैं। असल में 3 बेसिक पर्पसेस हैं कम्युनिकेशन के। एक पर्पस होता है इंफॉर्मेशन एक्वायर करना, यानी गेट करना। या तो मैं आपसे बात कर रही हूँ किस लिए, मुझे मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए आपसे, तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक हो गया। तो दिस इज फॉर एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन। नंबर 2, डिसमिनेटिंग इंफॉर्मेशन, जिसका मतलब है स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन, सर्कुलेटिंग इंफॉर्मेशन, दूसरों को पास ऑन करना इंफॉर्मेशन। दूसरा कम्युनिकेट करने का बेसिक मकसद है कि मैंने इंफॉर्मेशन को पास ऑन करना है। मैंने किनको पास ऑन करना है, जिनको जरूरत है। इफ आई एम द टीम लीडर, I'll be giving briefing to my team members. If I'm holding a meeting, I'm the president of the meeting. मैं इन सबको जो है इंफॉर्मेशन डिसमिनेट कर रही हूँ और मैं बता रही हूँ कि जी हमारी पॉलिसीज चेंज हो गई हैं, हम नई प्रोडक्ट ऐसे बनाएंगे, या हमने प्रोडक्ट लाइन बढ़ा ली है, हम कोई इंफॉर्मेशन उनके साथ दे रहे होते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी वी पास ऑन इंफॉर्मेशन, तो दिस इज डिसमिनेटिंग। और उसके बाद है मेंटेनिंग रिलेशनशिप। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब हम ऑफिस में हैं तो हमें रिलेशनशिप मेंटेन करने बैठे हैं हम इसलिए जा रहे हैं कि हम लोगों के साथ रिलेशन बनाएं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है वी आर हैविंग गुड टर्म्स, वी आर हैविंग गुड फ्रेंडली रिलेशनशिप, वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन थिंग्स, वी आर हेल्पिंग आउट ईच अदर, सपोर्टिंग ईच अदर, और हम एक दूसरे के साथ जो है अच्छे रिलेशनशिप इस तरह मेंटेन कर लेते हैं
कि हमारी से बन जाती है। अगर मुझे काम पड़े तो मैं किसी का हेल्प ले लूं, किसी को काम पड़े मेरे से गाइडेंस ले ले। तो दिस इज हाउ ये की पर्पसेस ऑफ कम्युनिकेशन है। अभी आप यहाँ से सिर्फ स्लाइड से पढ़ रहे हो, फिर जब नोट से ध्यान से पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद जी एक और चीज है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। कम्युनिकेशन के बैरियर्स पर हम बात करेंगे। वो मोस्ट प्रॉब्ली आज हम नहीं कर पाएंगे नोट्स पर, सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ कि डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड के जब लोग इकट्ठे होते हैं तो उनके दरमियान ज्यादा बैरियर्स के, रुकावटों के चांसेस हैं। लोग जो हैं वो नहीं समझ सकते एक दूसरे को, ठीक है, बहुत सी रुकावटें आ जाती हैं। तो बैरियर्स हैं जो को हमने समझने भी हैं, कौन कौन से बैरियर्स से हम एनकाउंटर कर सकेंगे, यानी हमें मुलाकात होगी, और उन बैरियर्स को हमने किस तरह ओवरकम करना है, ये चीज भी हम देखेंगे इसमें। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे कुछ बैरियर्स के नाम लिखे हैं बहुत फन के लिए, जैसे कि मूवी के विलन्स होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही कुछ बैरियर्स हैं। अभी नॉइज तो हमने डिटेल में पढ़ लिया, और एक और है डिस्टॉर्शन, जिससे मीनिंग लूज कर दिए। तुमने मुझे कुछ कहा, नहीं समझ आई, या मैंने जब तुम्हें मैसेज किया तो मैसेज तबाह करके भेजा क्योंकि मुझे तुम्हारी समझ नहीं आई। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो दीज आर विलेंस इन कम्युनिकेशन मूवी। मिसाल के तौर पर मजाक से कह रही हूँ, इट डजंट मीन कि कोई कम्युनिकेशन की मूवी है तुम सर्च करने लग जाओ कि शायद मिस ने कहा था कोई मूवी है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हम चूंकि कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो ये जो मूवी है इसके अंदर आपको बहुत से विलन्स मिलेंगे, वो हम उसके बारे में नॉलेज रखेंगे। यहाँ हमें कुछ स्लाइड्स पे लिख दिया बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन लेवल के बैरियर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं। इंडिविजुअल बैरियर है, मेरे खुद के बैरियर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं। फिर सिमेंटिक बैरियर है, वो मैंने भी आपको बता दिया, मीनिंग का डिफरेंस है, और बहुत सारे बैरियर्स हैं। इसके पर पूरी बात हम करेंगे। और फिर जब आपके पास स्लाइड्स होंगी आप इसको देखिएगा तो आपको, नोट्स पढ़ेंगे स्लाइड्स देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसके बाद कम्युनिकेशन बैरियर जो है वो एनवायरमेंट भी क्रिएट करती है। बैरियर एक दीवार बन जाते हैं लोगों के बीच में। परसेप्शन का डिफरेंस हो सकता है, बॉडी लैंग्वेज का डिफरेंस हो सकता है। अब हम ये भी पढ़ेंगे बॉडी लैंग्वेज में कि बाजू का एक साइन है आप यूज करते हो, दूसरे कल्चर्स में उसको नेगेटिव लिया जाता है। मिसाल के तौर पर हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो थम अप करके कहते हैं वेल डन, लेकिन किसी और कंट्री में अगर आप ये इसको यूज करेंगे तो लोग इसको बहुत ऑफेंसिव समझते हैं, तो बैरियर्स आ जाते हैं, ठीक है। चैनल के इस्तेमाल क्या किया तुमने, आपने बात चाहिए नहीं थी कि आप बोलकर करते, आपको लिखनी चाहिए थी, तो इस तरह ये भी एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। इस तरह ये भी स्लाइड बहुत सारे बैरियर्स आपको शो कर रही है, आप इसको दोबारा पढ़ लीजिएगा। मैं अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता नोट्स की तरफ एक्चुअली ले जा रही हूँ। स्लाइड सिर्फ आपको सपोर्ट देंगी, बार बार आपसे कह रही हूँ। और इसके अलावा सेम बैकग्राउंड अगर आपका नहीं है, आप किसी और बैकग्राउंड के हैं, ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर है। उसका नतीजा क्या निकलेगा, मैंने साइड पे लिखा है बुल्स आई। आप जो बात कर रही हैं वो तीर निशाने पे नहीं लगेगा, ये इट वॉन्ट हिट बुल्स आई, यानी या तो तीर निशाने पे लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि मैं और आप एक बैकग्राउंड के नहीं हैं। ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर है। उसके बाद स्टीरियोटाइपिंग एक बैरियर है, इस पर भी आपको सवाल आते हैं। मैं आपको बताऊंगी स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं। बच्चों स्टीरियोटाइप होता है, आपके पास एक, समझ ले, एक स्टैंप है, आप स्टैंप लोगों को लगाना शुरू कर देती हैं, आप जनरलाइज करना शुरू कर देती हैं। मिसाल के तौर पर एक मिसाल देती हूँ, इसका मिसाल मैं शायद बाद में भी देती रहूंगी। एक स्टीरियोटाइप ये होता है जैसे जेंडर स्टीरियोटाइप है, आप कहते हैं जी खवातीन जो है ना बहुत बातें करती हैं। इसका मतलब है एक खातून आपके ग्रुप में आई, आपने कहा बस जी अब तो हम गए, ये बहुत बातें करेगी, तो आप क्या करें, स्टीरियोटाइप कर रहे हैं। इसी तरह आपने कहा जी फला इलाके के लोग हैं, इन पे ट्रस्ट ना करना। एक बंदा आपके हॉस्टल में आ गया, आपको पता चला कि फला इलाके का है, ओहो हो ट्रस्ट ना करना, स्टीरियोटाइपिंग करनी शुरू कर दी तुमने। और स्टीरियोटाइप एक स्टैंप है, तुम उसको लगा देते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज, जो तुम्हारे पास पहले से नॉलेज होता है। हमारे यहाँ जो हमारा मुल्क है इसमें आपको पता है ना, पीपल आर ऑल डिफरेंट। कराची के लोग कहते हैं हम लाहौर के लोगों से मिंगल नहीं कर सकते, लाहौर वाले कहते हैं हम कराची वालों से मिंगल नहीं कर सकते। ये एक स्टीरियोटाइप है भाई। कुछ लोग कहते हैं मुल्तान के लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बिल्कुल सही है, ऐसा होगा, लेकिन जरूरी नहीं
एक बंदा मुल्तान से आया, मैंने समझा इसको बड़ी बात समझ आएगी, ये तो बहुत इंटेलिजेंट होगा, और बात की तो पता चला कि दिमाग बिल्कुल खाली है। आई एम सॉरी अगर कोई मुल्तान से है, मैं वैसी बात करेंगी। आपने कहा जी फला इलाके के लोग रिलायबल नहीं है, मैं अब नाम नहीं लूंगी शहर का, तो आप कहेंगे कि जी आप फला शहर से आया है, इसको रिलाय ना करो, ठीक है। कुछ लोग, कुछ इलाके के लोग हैं, बहुत ही ज्यादा विट्टी होते हैं, है ना, बहुत फनी होते हैं, और वो बात करते हैं, हंसाते रहते हैं, वो कुछ इलाकों के होते हैं। और आप कहेंगे कि जी ठीक है, दीज आर ऑल स्टीरियोटाइप्स बच्चों। ये एक बहुत बड़ा बैरियर होता है हम जिससे मिलते हैं। अब चाइनीज हैं, इन द डेज टू कम हो सकता है आप, मैं, हम चाइनीज लोगों के साथ काम करें, हो सकता है, देर आर मेनी मेनी चांसेस। पहले ही हमें पता है ये उनकी फूड हैबिट्स ऐसी हैं, वो इस तरह से करते हैं। भाई स्टीरियोटाइपिंग मत करो, पीपल आर ऑल डिफरेंट, हर बंदा फर्क होता है दूसरे से। इसलिए ये एक स्टीरियोटाइपिंग बैरियर है, लेकिन कहीं कहीं स्टीरियोटाइपिंग जो है हेल्प भी करती है, कि मैं आपको जब डिटेल में पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी। इसके बाद फिल्टरिंग एक और मसला है, ये भी एक बैरियर है, रुकावट है। फिल्टरिंग पता क्या होती है, मैं अभी स्लाइड नहीं पढ़ी, मैं आपको समझा रही हूँ सिर्फ। फिल्टरिंग ये होती है, एक तो फिल्टर होता है, जैसे कि आपने, आपका जो किचन के टैप पर एक फिल्टर लगा हुआ है, और मस्जिद में एक जी पानी आता है, वहां फिल्टर लगा हुआ है, ठीक हो गया। एंड सम ऑफ द पीपल दे हैव डन व्हाट, लोगों की हेल्प के लिए उन्होंने एक फिल्टर लगा दिया ताकि लोग साफ पानी पिए। बच्चों फिल्टर का यहाँ मतलब ये नहीं, उस फिल्टर में तो खराब चीजें ऊपर रह जाएंगी, साफ नीचे आ जाएंगी। जो ऑफिस में फिल्टरिंग होगी ना, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। पता क्या करते हैं हम, एक बात पकड़ लेते हैं, उसको कहीं से खींच देते हैं, कहीं से छोटा कर देते हैं, कहीं से काट देते हैं, और आगे पेश कर देते हैं, ताकि जिसने इसको लेना है इस खबर को, उसके लिए सूटेबल होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर फ्लैटरी करते हैं हम बाजू का, ठीक है, अपनी मर्जी से चीजों को बनाते हैं। जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा है, सेंडर मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन। मैनिपुलेट का मतलब है अपनी मर्जी से चेंज कर देना, चीज को बढ़ा चढ़ा देना, और कभी कभार चीज को काट के छोटा भी कर देना, तो इसे हम फिल्टरिंग कहते हैं। हम नोट्स में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद एक और बड़ा मसला है, वो है जी सिलेक्टिव परसेप्शन। यानी एक तो परसेप्शन होती है, मैं उसमें भी आपको दिखाऊंगी एक स्लाइड। सिलेक्टिव परसेप्शन का मतलब है मैं चीजों को परसीव करती हूँ, कैसे करती हूँ, वही चीज तुमने देखी, तुमने कुछ और मतलब निकाला, मैंने वो चीज देखी, आई ड्रॉस डिफरेंट मीनिंग्स। व्हाई? बिकॉज वी आर डिफरेंट पीपल, हमारी अपनी अपनी नीड्स हैं, हमारी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग है। अब इसके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग ये एक कहानी भी है जहां से मैंने ये तस्वीर उठाई। कहानी ये है कि कुछ ब्लाइंड्स थे जिनको खुदा न खासा दिखाई नहीं देता, उनको जू ले जाया गया, और वो एनिमल जिसको वो टच कर सकते थे, उन्होंने उसको महसूस किया। अब ये तो नहीं आप कह सकते ना कि शेर को टच किया, फिर तो काम ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने उनको टच किया कराया, जो कि लाइक दे कैन डू, दे कैन अफोर्ड टू टच। मसलन जो एनक्लोजर था एलिफेंट का, उसमें उनको डाला और कहा जी इसको टच करें। अब उन्होंने उनको उसको टच किया, एवरीबडी टच्ड एलिफेंट, बट बिकॉज दे वर ब्लाइंड, व्हेन दे गॉट बैक एंड द टीचर आस्क्ड कि आपने क्या देखा, तो उसने कहा एलिफेंट था। हाउ वाज दैट, कैसा था? उसने कहा जी वो तो जमीन की तरह बड़ा था। किसी ने कहा नहीं नहीं वो स्नेक जैसा था। किसी ने कहा वो बड़ा ही हार्ड था, स्टोन जैसा। तो इस तरह की डिफरेंट लोगों ने, क्योंकि उनका हाथ जहां पड़ा उन्होंने बता दिया। बिल्कुल ऐसे ही हमारी सिलेक्टिव परसेप्शन हमारे मुताबिक होती है। हम वो चीजें देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, ठीक है, समझना चाहते हैं। उसके लिए सिलेक्टिव परसेप्शन में हम सिलेक्टिवली चीजों को देखते हैं। हमारी मोटिवेशन, हमारी नीड, हमारा बैकग्राउंड, हमारी तमाम पर्सनल क्वालिटीज उस चीज को देखने पे मजबूर करती हैं। हम इसकी बात करेंगे सिलेक्टिव परसेप्शन की, कि हम ऐसा क्यों करते हैं, इस पर हम बात करेंगे जब हम नोट्स पे आते हैं। और फिर सिलेक्टिव परसेप्शन से आपका एक्सपोजर क्या है, आप किस चीज को टेंशन देते हो, आपके कौन सी चीजें आपको डिस्टॉर्शन क्रिएट करेंगी। हर बंदे की अपनी अपनी, एक बंदा है इतना शोर है, वो किताब पढ़ रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक बंदा है जरा सा किसी ने कुर्सी खींच दी तो उसको एक थप्पड़ लगा देता है, कहता है व्हाई आर यू ड्रैगिंग इट, डोंट यू सी आई एम रीडिंग, आई एम स्टडिंग, प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम।
उसका पहले ही, यानी उसका तो पहले ही दिल है ना इसके ऊपर, तो वो फौरन ही किसी ने अगर एक कुर्सी भी खींच ली है या दरवाजा जोर से बंद किया तो वो उसे बर्दाश्त नहीं होता। तो इसलिए ये है बात। मेरा ख्याल है दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट स्लाइड फॉर टुडे। मैंने आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बच्चों ये स्लाइड्स दी है। मैं अभी नोट्स आपको दिखा देती हूँ, नोट्स आप तक पहुंचेंगे और एक लिंक आपके साथ शेयर कर लूंगी। उस लिंक से आप एक किताब को डाउनलोड करेंगे जो आपका बैकअप है। उसमें से कैसे करोगे, जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगी, या तुमने सिलेबस आउटलाइन जो डाउनलोड कर ली है या रख ली है कॉपी करके, उसकी ऊपर देखते जाना कि इस बुक में क्या है। जस्ट गिव वन रीडिंग, ठीक है। अच्छा, अब वापस आइए, स्लाइड क्या आपको कह रही है। आई टोल्ड यू यस्टरडे कि मेरा एक होता है ना, एक फील्ड आपकी इंटरेस्ट का होता है, जैसे साइकोलॉजी इज माय इंटरेस्ट है उसका फील्ड। अब उसमें क्या करते हैं, उसमें क्या है, आपकी साइकोलॉजी इस वक्त आपको परसेप्शन दे रही है डिफरेंट। अब आप सारे, हम सारे लोग एक चीज पे तो मुत्तफिक हैं कि आपको तस्वीरों में, ये जो ऊपर टॉप पे दो पिक्चर्स हैं, आपको एक ट्राइंगल नजर आ रहा है व्हाइट कलर का, आ रहा है ना नजर, हालांकि है कोई नहीं। सिर्फ क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पिक्चर इज लाइक दिस। किसी ने ड्रॉ नहीं किया वो ट्राइंगल, किसी ने नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग की वजह से ट्राइंगल नजर आ रहा है। तो अगर मैं कहूँ डिस्क्राइब द पिक्चर, तो आप कहेंगे जी यहाँ पे 3 सर्कल्स हैं और 2 ट्राइंगल हैं। जो ऊपर वाला ट्राइंगल है वो नीचे वाले ट्राइंगल को ओवरलैप कर रहा है और सर्कल्स को भी कर रहा है। ठीक हो गया। इसी तरह नीचे वाली पे देखो तो आपको लग रहा है कि सबसे नीचे बॉटम पर कि एक लाइन लगी हुई है, हालांकि ऐसा नहीं है, कोई लाइन नहीं है। वो प्लेस लाइनें ऐसे की गई है काले वाली कि सफेद लाइन बनती दिखाई दे रही है। तो वो चीजें हम देख रहे हैं जो नहीं मौजूद हैं, ठीक है। तो हमारी परसेप्शन जो है बाजू का धोखा देती है। तो ये चीज भी हम इसको डिस्कस करेंगे। और लास्ट स्लाइड के ऊपर मैंने रखा हुआ था आपकी बुक्स के नाम है ये, जो बुक्स आपकी एज ए रेफरेंस बुक रिकमेंडेड है आपके कोर्स में, लेकिन उसका सारा रिलेटेड मटेरियल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कल से कर रही हूँ। तो मैं आपको साथ साथ दे रही हूँ, ठीक है। यू डोंट वरी अबाउट इट। इफ यू वांट टू हैव द बुक एंड यू वांट टू रीड योरसेल्फ, आई मीन नो प्रॉब्लम, डू इट, जैसे मर्जी कर लो। लोगों ने, जैसे मैं मिसाल देती हूँ कि सारी रात बैठ के हैरी पॉटर पढ़े हैं, तो किताब भी पढ़ी जा सकती है, कोई मसला नहीं है। इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। तो अभी जितना आपको दिया जा रहा है वो आपके लिए काफी होगा। अब हम यहाँ से आपको लेके चलते हैं आपकी बुक नोट्स के ऊपर, ताकि मैं नोट्स पढूं और आपको मैं समझाऊं साथ साथ कि किस तरह से आपने नोट्स को अंडरस्टैंड करना है। जी, आई थिंक कि आप सबको नजर आ रहे हैं। मैं इसको जरा सा बड़ा करती हूँ, ठीक है, मैनेजेबल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्टडी सपोर्ट, इसको मैं स्टडी सपोर्ट मटेरियल कहूंगी। ये मटेरियल मेरा पर्सनल कट एंड पेस्टेड होगा डिफरेंट बुक्स से, और तमाम टॉपिक्स को इंशाल्लाह कवर करेगा जो आपको पेपर में आएंगी। एंड बाय द वे आई एम टेलिंग यू, इट्स अ बिग डील। इट्स गोइंग टू बी अ क्वाइट, आई वुड से, एफर्ट ऑन माई पार्ट इन अ वे कि मुझे काफी टाइम लगता है इनको सिलेक्ट करने में, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको एक बनी बनाई चीज मिले। जैसे होता है ना कि आपने फॉन्डेंट भी आपको बना दिया है, केक भी आपको बना दिया है, आइसिंग करो और उसको स्टार्ट करो डेकोरेट करना, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके अलावा तुम अगर कुछ करना चाहो, पढ़ना चाहो, तो जहां से मर्जी पढ़ लो, ठीक है, गूगल कर लो, आपको टॉपिक सारे मिल जाते हैं। अब आइए जरा बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से, ये सारा आपको पेपर में हेल्प करेगा। पहले मैं पार्ट ए पर आपको ये नोट्स दे रही हूँ, कल मैं आपके साथ ये नोट्स शेयर कर दूंगी, ठीक है। कल आपको ये मिल जाएंगे, ताकि आपके पास जो 3-4 दिन है इसमें ध्यान से इसको रीड कीजिएगा। इट्स ऑल अप टू यू, आप इसको सॉफ्ट में रखना चाहेंगे, सॉफ्ट में एक फोल्डर बना लीजिए, आप फाइल्स रखते जाओ, फाइल के ऊपर अपना कोई नाम रख देना, वहां से पढ़ लो। आपका दिल चाहे, आपके घर में अगर प्रिंटर है, आप प्रिंट आउट्स ले लो, आप उस तरह ले लो। आप ज्यादा इकट्ठा मटेरियल हो जाएगा, यूएसबी पे ले जाके मार्केट से आप ले आना, अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है। तो मैं आपको आइडियाज दे रही हूँ, आपको मेरे से ज्यादा पता होगा इन चीजों का, लेकिन जस्ट टू मेक श्योर कि हम सब एक ही चीज सोच रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं जी यहाँ पर
स्टडी सपोर्ट मटेरियल में हमने क्या देखना है? व्हाट इज कम्युनिकेशन? द इम्पार्टिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ideas or feelings by speaking, writing or using some other medium. ये मैंने कल भी आपको बताया था. Some other medium का मतलब है कोई और तरीका, इशारा करना, तस्वीर बना के भेज देना. ठीक है. अब जैसे मैं आपको मिसाल दूं, कुछ लोग होते हैं डूडलिंग करते हैं. अब आप कहेंगे ये डूडलिंग क्या होती है? डूडल समझते हो? डूडलिंग होती है जैसे कुछ लोगों को आदत होती है, उनकी किताब उठा के देखो तो उन्होंने फूल फूल और जहाज ड्रॉ किए हुए हैं, बॉक्सेस बॉक्सेस ड्रॉ किए हुए, शक्लें ड्रॉ करते हैं, यानी कुछ ना कुछ लिखते या लाइनें लगाते रहते हैं. उसे डूडलिंग कहते हैं. और डूडलिंग के जरिए भी आप लोगों को कुछ कम्युनिकेट कर सकते हो. और इवन एक रिसर्च कहती है कि आप जो डूडल करते हो ना, आपकी पर्सनैलिटी डिपिक्ट होती है, आपकी पर्सनैलिटी शो होती है. अगर आपको मेरी बात पे लाइक मजीद मालूम करना हो तो आप गूगल कर सकते हो कि हाउ डूडलिंग रिफ्लेक्ट्स पर्सनैलिटी. तो आपको खुद ही पता होगा कि मेरा डूडल क्या है. कुछ लोगों का है, जैसे मुझे याद है एक जगह में विजिटिंग पढ़ाती थी, वहां पे लड़की जो है वो रिसेप्शनिस्ट थी. वो उसकी जब भी नोटपैड जिस पे वो नोट करती थी, मैसेजेस लेती थी या टेलीफोन से कुछ मैसेज लेती थी, तो ये शी यूज्ड टू ड्रॉ आईज, आंखें आंखें. उसको देखकर ना मुझे थोड़ा सा वियर्ड सा फील होता था, लेकिन वो खुश थी. ठीक है, उसकी अपनी मर्जी है. तो आप बाजूकर इस तरह की चीजें जो है वो करती हैं. तो आपका कोई भी तरीका है जिससे आपने कम से कम दूसरे को समझा दिया. दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. उसके बाद आपको सेकंड लाइन में आ रहा है, सेकंड पैरा छोटा सा. द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड communicare, which means to share, exchange, send along, transmit, talk, gesture, write, put in use, relate. बहुत से मीनिंग्स हैं. तो इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन का काम है दूसरे को एक्सचेंज करना, शेयर करना. तो इस लफ्ज का मतलब भी वही है. इसके बाद नंबर ऑफ डेफिनेशंस हैं. आपको जो ये बुलेट्स में नजर आएंगी, ये डिफरेंट लोगों की डेफिनेशंस हैं. कल मैंने इसमें से 2 पढ़ दी थी, लेकिन यहाँ पर बहुत से लोगों की हैं. बस आप एक दफा रीडिंग कर लेना. रट्टा नहीं लगाना बच्चों, और ना ही रट्टा लगाना है कि किसने क्या कहा. लुइस एलन ने कहा कि एमडब्ल्यू कमिंग ने कहा कि रॉबर्ट एंडरसन ने कहा. बिल्कुल नहीं याद करना आपने. बिल्कुल कोई पेपर में सवाल नहीं आएगा कि किसने क्या कहा था. ये सिर्फ मैं वैसे ही आपके नॉलेज के लिए, अगर आपका दिल चाहे तो इन लोगों को आप गूगल कर सकते हो कि ये कौन लोग थे. ठीक है, आपका दिल चाहे तो. वरना आप कहेंगे मैं समझते फारिग नहीं है ना, आपके पास और भी बहुत से काम है. आप ये चेक करते रहे किसने क्या कहा था. वी आर नॉट बॉदर्ड. ठीक है. तो पहली डेफिनेशन बहुत अच्छी है. कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल थिंग्स one person does when he wants to create understanding in the mind of another. यानी सब कुछ करता है, चाहे उसे गाना क्यों नहीं गाना पड़े, वो गाना गा के सिखा देगा, है ना. मूवीज में यही होता है ना. मूवीज में हीरो जो है वो गाना गाएगा ताकि हीरोइन को फील हो कि वो कितना उसके लिए फील कर रहा है. और हमारी, मुझे याद है, माय टीचर, आई ऑलवेज एडमायर हर अ लॉट. लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ाती थी वो हमें. तो उन्होंने बड़ी मजे की एक दफा बात की थी. उन्होंने कहा कि तुमने कभी देखा है मूवीज के अंदर कि हीरो हीरोइन व्हेन दे आर वेरी हैप्पी, वो डांस करते भागते फिरते हैं खेतों पे, सड़कों पे, और ऊपर जो ब्रिज है उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, लटकते हैं. कभी तुमने जिंदगी में सड़क पे जाते हुए इस तरह किसी को देखा है? क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जिंदगी में ये नहीं हो रहा. दुनिया में ये सब कुछ होता है, लेकिन इट डजंट मीन कि सड़कों पे भागते फिर रहे हो या गाना गा रहे हो, को डांस कर रहा हो. असल में जो आपका डायरेक्टर होता है ना, वो अपने ऑडियंस को उनकी प्लेजर, उनकी हैप्पीनेस की पीक शो करना चाहता है उस अल्फाज के जरिए, उन एक्शंस के जरिए. तो वो ये शो कर देता है. इसका मतलब है कि आपको कम्युनिकेट हो गया ना कि वो बहुत खुश है, बहुत एक्साइटमेंट है. ठीक है. और अगर वो दुखी है, तो जैसे कि स्टार प्लस के ड्रामे लगते हैं, जब मैंने कभी नहीं देखे वैसे, आई एम सॉरी, आप में से अगर कोई देखता भी हो तो प्लीज, अगर देखते हो तो ना देखा करो. तो उधर से कोई रो रहा है
स्पेशली आई एम सॉरी, लड़कियों से मैं माजरत चाहूंगी, लड़कियां रो रही हैं, आंटियां बैठी हैं रो रही हैं, बड़ी खातून बैठी हैं रो रही हैं। तो क्या होता है असल में, वो जो बनाने वाला है मूवी ड्रामा, उसने सही तुम्हें कम्युनिकेट किया और तुम वाह वाह उसके ऊपर पूरा उतर गए। उन्होंने तुम्हें रुलाया, तुम रो पड़े। उन्होंने तुम्हें हंसाया, तुम हंस पड़े। ठीक है। तो इसी तरह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हमें कम्युनिकेशन करनी है, लेकिन हमने रुलाना नहीं है, हमने लोगों को खुश रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर आपके अंदर से क्या आए, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी नहीं देनी है आपने। ठीक है। तो पॉजिटिव एनर्जी देनी है। ये आपने पहली लाइन देखी, दूसरी लाइन में है इट इन्वॉल्व सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ टेलिंग लिसनिंग अंडरस्टैंडिंग। अगर तुमने किसी के साथ कम्युनिकेशन का एक रिलेशन रखना है, तो सिस्टमैटिकली तुम हर वक्त उससे बात करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, उसे सुनोगे, वो तुम्हें सुनेगा। जैसे मिसाल के तौर पर जरा सा कोई कम्युनिकेशन गैप रह जाए या मिसकम्युनिकेशन हो जाए, तो देखिए कितने बड़े बड़े डिजास्टर्स हो जाते हैं। ठीक है। बात ही समझ नहीं आती है, इस तरह से आप जो है मिसकम्युनिकेट कर लेते हो। इसके बाद है कम्युनिकेशन दूसरा इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस। वो मैसेजेस फैक्ट्स की शक्ल में, आइडियाज की शक्ल में, एटीट्यूड मीन आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, इंटरेस्ट आपका उसकी शक्ल में, एंड योर ओपिनियंस सजेशंस की शक्ल में, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर सो दैट दे आर अंडरस्टूड, ताकि तुम मुझे समझो, मैं तुम्हें समझूं। आप ये समझिए कि कम्युनिकेशन है। एक फ्रिज खरीदने जाते हो, जो सेल्स पर्सन है तुम्हें कितने फ्रिज खोल के दिखाता है, ऐसे ही है ना। तुम उसमें उसकी कैपेसिटी चेक करते हो और वो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से तुम्हें पिक कर लेता है, तुम्हें रीड कर लेता है, तुम्हें भांप लेता है कि तुम्हें कैसा फ्रिज चाहिए या तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं। वो उसके मुताबिक तुम्हें वो चीजें दिखाता है। तो क्या है, कम्युनिकेशन करनी है उसने तुम्हें देखकर समझकर। सेम इज द केस विद whatever we are doing at whatever rank or level in organization, we are supposed to be very good at communication. Along with that, we should be good at communication when we are टॉकिंग टू पीपल एट होम, फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, उनको तो पीछे कभी नहीं छोड़ें। आप उनको भी कंसिडर करें कि आप बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कम्युनिकेशन तीसरे वाला है इज डिफाइंड एज द इंटरचेंज ऑफ थॉट्स और इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस टू ब्रिंग अबाउट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल का मतलब है बाहमी, बाहमी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है आपको और मेरी। हम कहते हैं हमारी केमिस्ट्री मैच करती है। ठीक है। हमारी वेवलेंथ मैच करती है। लोगों ने क्या क्या अल्फाज बना लिए हैं, तब करती है जब मैं और आप एक दूसरे को समझ लेते हैं। और ये रॉबर्ट एंडरसन ने दी थी। इसके बाद है जी अगला बुलेट है कम्युनिकेशन एज अ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इट्स अ वे ऑफ रीचिंग अदर्स विद फैक्ट्स आइडियाज थॉट्स एंड वैल्यूज। आप लोगों को रीच करते हो, आप लोगों तक पहुंचते हो। अब मिसाल के तौर पर मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको समझा रही हूँ बच्चों, ताकि तुम्हें लैंग्वेज समझ आए, ताकि तो तुम खुद से पढ़ो तो तुम्हें पूरी बात समझ में आ जाए। और सिर्फ ये नहीं होता कि हम जो रीड करते हैं वही काफी है। एक होता है मुहावरा, उसे कहते हैं रीडिंग बिटवीन लाइंस। उस मुहावरे का मतलब समझते हो? रीडिंग बिटवीन लाइंस का मतलब है जो लाइनों में लिखा है वो तो तुम्हें समझ आ गई, जो लाइनों के अंदर छुपा है यानी अंडरलाइन मीनिंग्स, वो भी तुम्हें समझ आनी चाहिए। तो हमें वो बात जो है वो तब समझ आ जाती है जब हम एग्जैक्टली वो कहते हैं जो कि दूसरे को रिक्वायर्ड है। और आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों के साथ अपनी केमिस्ट्री मैच करती है, हमारी वेवलेंथ मैच करती है। और कभी कभार एक ऐसा वक्त भी आ जाता है हम कुछ भी नहीं कहते, लोग समझ लेते हैं, हम कुछ भी नहीं कहते।
अभी थोड़ी देर में डिस्कनेक्ट हो गया था शायद. आई एम डूइंग इट अगेन. आई डोंट नो व्हाई. ओके जी, वापस उसी पेज पे हैं हम. आपको मैंने कल बताया था कीथ या केथ डेविस है जो मोटिवेशन स्पीकर है. पहले ये एक प्लेयर होता था. इसके बाद हम नीचे से पढ़ रहे हैं कि बेस्ड ऑन अबव डेफिनेशंस हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स निकाले. हमने यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स किसके निकाले हैं? कम्युनिकेशन के. हमने देखा पहली बात, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू पर्सन्स, द सेंडर एंड द रिसीवर. ऐसे ही है ना? अगर हम ये भी पढ़ेंगे बच्चों थोड़ा सा कि अगर सेंडर और रिसीवर ना हो तो फिर क्या रह जाता है? आप खुद से बातें करेंगे ना, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हो जाएगी, जिसे आप कहते हैं मोनोलॉग हो जाएगा. जबकि कम्युनिकेशन के लिए आपको दो लोग चाहिए. इसके बाद है इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स, इमोशंस, जेस्चर, सिंबल्स एंड एक्शन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. कि आप क्या करते हैं? आप दूसरों को पास ऑन करेंगे अपनी फीलिंग्स, आइडियाज. ये हमें पता चला ऊपर की डेफिनेशन से. फिर हमें पता चला अंडरस्टैंडिंग इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन. दैट इज द आइडियाज, ओपिनियन वगैरह कन्वे हो एक्यूरेटली और लोगों के माइंड में वही चीज इमेज बने. फिर कम्युनिकेशन में भी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल. एक और बात, कम्युनिकेशन जो है वो खुद से भी हो जाती है. आप लोगों ने पहले उसको, मैंने आइसबर्ग की पिक्चर आपको दिखाई थी जिसमें आपने कहा कॉन्शियसली, और अनइंटेंशनल जो है वो सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आप कहते हो बात हो जाती है. उसके बाद द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज टू एलिसिट. एलिसिट का मतलब है ड्रॉ करना, निकालना. तो एक्शन को निकालना, इन्फॉर्म करना या एक्सप्रेस करना सर्टेन व्यूज, ये उसके पर्पसेस हैं. कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस. इसके अंदर फीडबैक है रिसीवर से मिलता है, जो भी कंपोनेंट है इसका. और इसके बाद है कम्युनिकेशन इज अ डायनेमिक प्रोसेस. डायनेमिक का मतलब होता है गोइंग ऑन एंड ऑन, मूविंग ऑन एंड ऑन. और कम्युनिकेशन जो होती है कभी स्टैटिक नहीं हो सकती. ठीक है? आपको हमेशा अपने आप को अपडेट करना होता है. तो एक डायनेमिक प्रोसेस है, दैट इज इट ग्रोज एंड डेवलप्स. आपकी और मेरी बात पहले दिन कल कुछ और थी, आज कुछ और आपको मेरे बारे में समझ आई. ठीक है? और फिर कल और आएगी और आहिस्ता आहिस्ता हम एक दूसरे को जान लेंगे. और फिर जब हम ग्रुप्स में आ जाते हैं व्हाट्सएप पे, फिर हम बहुत ज्यादा एक दूसरे को जान लेंगे. ठीक है? दिस इज हाउ वी डेवलप. उसके बाद एक कम्युनिकेशन सिस्टमैटिक, दैट इज वेरी एवरी कंपोनेंट ऑफ प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय एवरी अदर कंपोनेंट. फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ फॉल्ट इन द टेलीफोन, इट विल अफेक्ट द मैसेज रिसीवर बाय द रिसीवर. और इसके अलावा और भी बड़े मसाइल हैं. ये छोटी सी बात है ये तो, कि मिसाल का रिसीवर जो है वो मैसेज को गलत इंटरप्रेट कर लेता है, ये भी एक मसला है. तो एक सिस्टमैटिक चीज है. अगर एक ही लेवल पे रहना है तो हमें किस तरह से इनको लेके चलना है. अब अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन प्रोसेस पे बात करेंगे. ठीक है? आपने कम्युनिकेशन जब प्रोसेस पे बात करेंगे, ये सारे जो टॉपिक्स मैं पढ़ रही हूँ, स्पेशली ये वाला आप टॉपिक पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस, और इसकी जो मॉडल इसको कह लो, इसको साइकिल कह लो, कुछ भी. ये साइकिल वो वाली नहीं है जो सड़क पे चलाने वाली, वो वाली नहीं है. साइकिल का मतलब है साइक्लिक प्रोसेस है, राउंड होता है, वो आपने इसमें है. अब इसमें हम इसको पढ़ेंगे कि ये प्रोसेस कैसे चलता है. कम्युनिकेशन passes between a source, that is the sender, and the receiver. The message is encoded, yani encoded mean converted to a symbolic form and passed by way of some medium channel to the receiver, who translates या decode करेगा मैसेज को, initiated by the sender. सेंडर ने मैसेज भेजा और वो उसको decode करेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा, अपनी जहनी कैफियत के मुताबिक उसमें से मैसेज निकालेगा. The result is the transfer of meaning from one person to another. और इसका नतीजा ये निकलेगा कि आप मीनिंग्स जो है, जो आपके मैसेज के हैं, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन से की तरफ चले जाएंगे. इसके बाद आपने यहाँ पर ये वही डायग्राम यहाँ पर है जो मैंने आपको स्लाइड पे दिखाई है. द सेम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हुई है, मुझे अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है. इसके बाद इसके अलग अलग जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसकी हम डेफिनेशन आज पढ़ेंगे. कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स अलग से आपके सिलेबस में है. ये आप सिलेबस को साथ प्लीज रखा करें, क्योंकि हमने वही पढ़ना है जो सिलेबस आउटलाइन में है. उसके अलावा आपको कुछ भी पेपर में नहीं आएगा.
और जो मैं आपको भी बता रही हूँ ना कि बुक आपके साथ मैंने लिंक आपको दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। वो किताब रेफरेंस बुक होगी और उसके हर चैप्टर के एंड में कुछ एमसीक्यूज हैं और उसके आंसर एंड में दिए हैं, वो आप जरूर देख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक और, जब हम व्हाट्सएप पे आ जाएंगे तो वहां पर भी मैं एक आपको बुक शेयर कर दूंगी, वो आप सिर्फ एमसीक्यूज के लिए पढ़ लेना और उसके भी सारे क्वेश्चन उसके आंसर एंड में दिए होंगे। वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। और तीसरा, मेरे पास जो अपना मटेरियल बहुत ज्यादा है वो आपके साथ शेयर कर लूंगी। तो आज हम यू मेक श्योर कि हमारा जो है कल तक हम अपने ग्रुप्स बना लें और परसों जो है हम सारे मटेरियल को शेयर कर लें। और आपके जैसे ग्रुप मेच्योर हो जाते हैं, वेदर वी डोंट हैव क्लास डे आफ्टर टुमारो, आपकी क्लास नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, आप जो है वो मेरे साथ वो कर सकते हैं। जो बच्चा डिस्प्ले करेगा अपना, मैं उसको मैसेज मैं भी कर दूंगी और वो मुझे मैं अपना नाम लिख कर, ताकि वो मुझे ग्रुप में शामिल कर लेगा। ठीक है, जिस तरह आपने बाकी लोगों के साथ किया होगा वैसे ही आप आज भी कर लेंगे। अच्छा जी, अब आप देखिए द सेंडर कौन है, कंपोनेंट एक है। पहला कंपोनेंट, लोगों ने इसको एलिमेंट भी कहा, लोगों ने इसको फैक्टर्स भी कहा। आपको फैक्टर आए, एलिमेंट आए, कंपोनेंट आए, एक ही मतलब है। पहला कंपोनेंट है, पहला जो चीज आपको चाहिए वो है सेंडर। सेंडर का एक और नाम है एनकोडर, या उसको कुछ लोग सोर्स भी कहते हैं, क्योंकि मैसेज वहां से जाता है। द सेंडर, अब ये बात बहुत ध्यान से सुनिए प्लीज, बहुत ध्यान से। द सेंडर मे बी अ पर्सन और अ ग्रुप और अ टीम और एन ऑर्गेनाइजेशन, जो मैसेज को सेंड करती है, एनकोड करती है। मिसाल देती हूं आपको मैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किसी को आपने लेटर भेजा कि जी मैं हमने आपको हायर कर लिया, तो वो कहेगा जी मुझे एबीसी लिमिटेड से क्या है, कॉल आ गई है और मुझे मेरी जॉब का जो है मेरा लेटर आ गया है। ठीक है, तो आप हमेशा ये कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेंगे। तो डिपेंड करता है कि क्या है, मैसेज तो एक ही बंदा बनाता है, लेकिन उसके बिहाफ पर, ग्रुप के बिहाफ पर, टीम के बिहाफ पर, ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर जाता है। इवन गवर्नमेंट है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने सऊदी अरब को कुछ कहा, सऊदी अरब गवर्नमेंट ने, जो आजकल थोड़े से मसले चले हुए, अल्लाह ताला सब मसाइल को ठीक करे, तो वहां से जी पाकिस्तान ये कह रहा है, इंडिया ये कह रहा है, आप क्या कह रहे हैं, मुल्क कुछ कह रहा है? मुल्क तो कुछ नहीं कह रहा, उसके जो हेड्स हैं वो बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से मैसेज आया। हो सकता है मिनिस्ट्री में किसी ने मैसेज बनाया है, लेकिन टॉप पर जो अथॉरिटी है उसको गो अहेड दे देती है, तो मैसेज चला जाता है, तो उसके बिहाफ पर मैसेज आता है। सेकेंड लाइन में लिखा है, इन मोस्ट केसेस द सेंडर वुड बी अ स्पेसिफिक पर्सन, however reports, letters, memos and prospectuses may be communicated in the name of a team or even a whole company। अब मिसाल के तौर पर आपने दाखिला लेना है, आप प्रोस्पेक्टस लेके आते हो, आप कहते हैं जी कॉलेज ने ये प्रोस्पेक्टस दिया है मुझे, कॉलेज ने तो नहीं दिया, एक बंदे ने दिया था, एक बंदे ने उसको लिखा था, तो उसके बिहाफ पर है। तो आप कहने का मतलब है कि सेंडर कैन बी वन पर्सन, सेंडर कैन बी मैनी पीपल, सेंडर कैन बी एन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद नीचे एग्जाम्पल दी है मैंने, फॉर एग्जाम्पल एन IT help desk may share a group email address that ensures employees can access 24-hour help using the same group email address। मिसाल के तौर पर IT हेल्प डेस्क क्या है, जो आपको आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको कोई हेल्प चाहिए कस्टमर को, उसको वो डील करता है। जैसे कि कॉल सेंटर्स हैं, कॉल सेंटर जो है 24/7 खुले रहते हैं, वहां पे लोग काम करते हैं। और अगर एक कंपनी का से आप राब्ता करते हो, से एक बैंक से राब्ता करते हो, तो बैंक के लोग कॉल सेंटर से मौजूद हैं वहां पर, वो आपको 24/7 देते हैं और एक ही ईमेल पर आप मेल करते हो, सारों की एक्सेस है, सारे उससे बात कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है। अनदर एग्जाम्पल वुड बी ऑडिट रिपोर्ट लिखी, एक फर्म ने लिखी है, किसी सिंगल पर्सन ने नहीं लिखी, फर्म की तरफ से जाती है, चाहे वो सिंगल पर्सन ने बनाया हो, यानी सिंगल पर्सन की तरफ से नहीं जाती, फर्म की तरफ से जाती है। एक मिसाल दी मैंने। इसी तरह यू रिसीव अ लेटर फ्रॉम अ बैंक, आपका जी बैंक ने मुझे स्टेटमेंट भेजी है, बैंक ने तो नहीं भेजी, एक बंदे ने भेजी है जिसने लिफाफे में डाला और तुम्हें भेज दिया, लेकिन आप उसे कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि सेंडर जो है
एक बड़ी टर्म है इसमें कि आप कहते हैं कि जो मैसेज को भेजता है। उसके बाद आपके पास बस 5 मिनट और बात करूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को देखूंगी और फिर मैं आपसे नंबर लेके करूंगी, और ये मैं इसी तरह आपको कल पढ़ा दूंगी और फिर आपको कल ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद रेसिपिएंट कौन है? रिसीवर, दैट कैन बी अ पर्सन, अ ग्रुप और अ टीम। एग्जैक्टली वही चीज थोड़ा लिखा है जो कि पीछे आपने पढ़ी। जिसको मैसेज जाता है वो भी एक टीम हो सकती है, एक पर्सन हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, एक कंट्री हो सकता है, ठीक है। तो दैट्स गोइंग टू बी द रिसीवर, जो मैसेज को डिकोड करेगा, उसको समझेगा। मैसेज क्या है, इसकी डेफिनेशन। मैसेज इज द एक्चुअल फिजिकल प्रोडक्ट फ्रॉम द सोर्स एनकोडिंग। जो सोर्स एनकोडिंग कर रहा है वहां से एक मैसेज जाता है, जो असल में वो चीज है जो तुम तक पहुंचनी है। खत के जरिए पहुंची, आवाज के जरिए पहुंची, तस्वीर के जरिए पहुंची, कैसे भी पहुंची। When we speak, the speech is the message. When we write, the writing is the message. When we gesture, the movement of arm, expression on face, ये सारे ही हमारे क्या है? मैसेजेस हैं। However, message need to be sent intentionally. आप इसको ध्यान से भेजेंगे। मिसाल के तौर पर through slips of tongue or just a kind of fragrance you smell around many make, यानी कहने का मतलब ये है कभी कभार कुछ भी नहीं कोई कहता, या कभी कभार उसका स्लिप ऑफ टंग का मतलब है उसकी आवाज उसके मुंह से निकल जाता है। लोग जब बोल देते हैं ना सोचे बगैर, वो कहते हैं जी मेरे मुंह से निकल गया था, तो ये गलत होता है। तो आपको बहुत ध्यान से बोलना है। नेक्स्ट पॉइंट है चैनल और मीडियम में फर्क है। चैनल इज अ रूट। एक और चीज बता दूं आपके पेपर के लिए, हो सकता है एग्जामिनर चैनल और मीडियम को इंटरचेंजेबली यूज करे। मीडियम कह रहा है तो चैनल कहना चाहता है, चैनल कह रहा है तो मीडियम कह रहा है। इट्स जस्ट ओके, हो सकता है। लेकिन जो टेक्निकल फर्क है कि चैनल एक ब्रॉडर टर्म है। चैनल इज अ रूट या राउट कह लो, विच द मैसेज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सेंडर टू द रेसिपिएंट। एग्जाम्पल उसने दी है यहाँ पर कि एक एग्जाम्पल है लेटर। लेटर एक मीडियम है, ठीक है जी। आप कितने चैनल से इसको भेज सकते हो? टेलीकम्युनिकेशन के जरिए, टेलीफोन पे बोल दो, सारा लेटर पढ़ के सुना दो। दूसरा इंटरनेट है, ईमेल कर दो, लेटर तुमने ईमेल की कर दी। पोस्ट कर दो, आप डाकिए को भेज दो, आप उसके साथ चला जाएगा। या एक लेटर है, आपने सबको बताना है कि जी गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स लेटर ये आया है जी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, टैक्स डिपार्टमेंट से, वो आपने नोटिस बोर्ड पे लगा दिया। तो कहने का मतलब है डिफरेंट चैनल्स होंगे जिसमें आपने मीडियम यूज किया। आपने एक ही मीडियम डिफरेंट चैनल के थ्रू यूज किया है। जैसे इंटरनेट एक चैनल है, तुम ईमेल करो, वीडियो कॉन्फ्रेंस करो, टेक्स्ट मैसेज करो, इंस्टाग्राम करो और ट्विटर करो, जो मर्जी करो, लेकिन इतना मत करना प्लीज, क्योंकि तुम इस तरह सब कुछ करते रहे तो पढ़ाई कैसे करोगे। तो कहने का मतलब है कि तुम्हारे बहुत से मीडियम है। अब है फीडबैक, पांचवा, और कॉन्टेक्स्ट है छठा। फीडबैक जो है वो है कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर रिफर्स बैक, इट फीडबैक रिफर्स टू अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर। ये डेफिनेशन है, which gives the communicator an idea of how the message is being received and whether it needs to be modified. इस मैसेज जो है वो कैसे आया है, क्या इसको मॉडिफाई करना है, जो कुछ भी करना है, जो भी तुम रिएक्शन दोगे, दैट्स योर फीडबैक। Feedback is essential in communication so as to know whether the recipient has understood the message in the same term as intended by the sender, or whether he agrees to chat to that message or not. It makes communication meaningful. It is the end result of an idea and makes communication a continuous process. Feedback की बहुत importance है कि उसके बगैर आगे बात नहीं चलेगी। साइकिल रुक जाएगी, जो शुरू में ऊपर साइकिल मैंने गई थी ना, ये वो रुक जाएगी। Last है जी context. It refers to setting in which communication takes place. The context helps establish meaning and can influence what is said, how it is said. There are at least 4 aspects in this regard: formal versus informal, confidential versus non. ये सारा कुछ कल बताऊंगी, ये इसके ऊपर डिटेल है, कल बताऊंगी, इस तरह समझ नहीं आएगी। अब आते हैं जी, जरा आपकी तरफ आ जाते हैं। ये आपसे मैं जरा चेक कर लूं कि किस किस बच्चे ने, किसी बच्चे ने अपना फोन जो है नंबर दिया हो शुरू में, मैं चेक कर लेती हूँ। अच्छा जी, ये है, बच्चे का नाम है SHANAWAR, शानावार, आई डोंट नो कैसे बोलना है।
वफा, इन्होंने दिया है। इनका नंबर जो है ये मैं यहाँ से ले लेती हूँ। अच्छा, ये कॉपी नहीं मुझे करने दे रहा। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है डाउनलोड कहाँ से होगा। मैं आपको लिंक देने लगी बेटा, मैं आपको लिंक देती हूँ, यू डू इट। अच्छा जी, आपका जो नंबर है हम इसको जरा रख लेते हैं। ये इन्होंने एक अलीशा नायानी, आ, ये इन्होंने एक नंबर दिया है। आई जस्ट नोट डाउन, मैं इसको नोट कर लूं। अच्छा, अच्छा बच्चों, आप ऐसा करें कि सारे बच्चे जो हैं दे कैन ऑल्सो राइट डाउन ये नंबर जो है इन्होंने ऑफर की है व्हाट्सएप के लिए। 03365422227, 03365422227। ठीक है, ये मैं नंबर लिख देती हूँ और इनका नाम जो है जब इनसे बात करूंगी पता करूंगी कि जी आपका नाम की प्रोनाउंसिएशन कैसी है। तो ये फर्स्ट जो है इन्होंने मुझे दिया है और मैं इसका नाम अभी आपको इनकी, मैं जहाँ पे शेयर कर रही हूँ यहीं पर ही आपको इसका लिख देती हूँ। इसके अलावा भी लोगों ने दिया जी, यहाँ पर और भी हैं। अच्छा, वो कह रही ऐड कर लें। ठीक है, एक पर्सन ये जिनका नाम मैंने अभी लिया है वो उनका अनाउंसमेंट कर दिया मैंने, उनको प्लीज अपने नंबर भेज दीजिएगा और उनको कहें जी मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर ली और मैं आपको भी कॉल करती हूँ बच्चे, और फिर मैं आपके साथ अपना मैं भी नंबर शेयर कर लेती हूँ। ठीक है जी, और मैं इस नंबर को अभी लिख देती हूँ। जस्ट अ मोमेंट, मैं इसको, जी बच्चों ये देखिए जरा, मैं स्क्रीन के ऊपर इसको लिख रही हूँ, ऊपर जो आपके पास नोट्स खुले हुए उसी पर ही। नंबर इज 03365422227। ठीक है जी, और इनका नाम भी SHANAWAR, मुझे लगा ये नाम है। अगर ठीक हूं तो सही है या गलती है तो आई एम सॉरी। मैं एक दफा फिर चेक कर लेती हूँ आपकी चैट से। जी, इन्हीं का नंबर है जी, SHANAWAR, सही मैंने लिखा है। और 03333, बार बार बोल रही हूँ नंबर, 6542227, ये मैंने इनके नंबर लिख दिया है। और इसके अलावा जो मैं आपको लिंक देने लगी हूँ, वो बेहतर तो यही होगा कि मैं व्हाट्सएप पे भेजती हूँ जब, तो यू कैन डू व्हाट कि आप उसको क्लिक करेंगे तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, और मैंने आपको, बच्चे पूछ रहे हैं, कुछ बच्चों ने कहा है नोट्स मैं दूंगी आपको, मैं बार बार कह रही हूँ, मैं शेयर करूंगी व्हाट्सएप पे आपके साथ। और दूसरा मैं आपसे बता रही हूँ, सिलेबस जो है बेटा आपकी वेबसाइट पे पड़ा है, प्लीज वहां से डाउनलोड कर लो, वहां से ले लो। ठीक है, और अगर नहीं वहां से लिया गया तो मैं व्हाट्सएप पे वो भी आपको भेज दूंगी। ठीक है, अब मुझे जस्ट अ मोमेंट, एक लम्हा मुझे दे और मैं आपको देती हूँ लिंक। जस्ट अ मोमेंट। जी, आपको ये लिंक नजर आ रहा है बच्चों, बुक के लिए पीडीएफ फॉर्म में ये है, और इसका साइज मैं बड़ा कर देती हूँ।
जी, ये आपको नजर आ रहा है आप सब बच्चों को? यस, यहाँ से आप जब इसे क्लिक करेंगे तो आपको एक बुक तक ले जाएगा, और अगर हमारा व्हाट्सएप अभी हो जाता है तो मैं वहां पे भी शेयर कर दूंगी आपको। आप बेटा जिसका नंबर मैंने बार बार बोला है, वो प्लीज जरा इस जल्दी से ग्रुप्स जो है आपको मैसेजेस आने शुरू हो गए होंगे, आप व्हाट्सएप उनको करना शुरू कर दें, अपना नाम और सब कुछ, वो आपका ग्रुप बनाते हैं, और मैं क्लास के अभी बाद आपको व्हाट्सएप कॉल कर लूंगी, और मैं आपको अपना मेरा नंबर आपके पास आ जाएगा, राइट, एंड यू विल जस्ट डू दैट। और टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका पहला नाम मैंने पढ़ा है, तो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, और ना ही कोई इसमें वो है, ये दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड मेक श्योर यू विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ठीक है बच्चा, सुन रहे हो आप मुझे? जी, ये लिंक है, और कैसे ग्रुप बनता है वहां पर ये लिंक शेयर कर दूंगी, लिंक नहीं करना, बुक ही पूरी शेयर कर दूंगी, मैं पीडीएफ बुक रख दूंगी, आप उस खोल के रख उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है बच्चों, आई थिंक वी आर डन, इट्स अबाउट टाइम। ओके, 2 मिनट्स में मैं चेक कर लूं और कोई आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है? जी, ये बच्चों ने अपने नंबर्स भेजने तो शुरू कर दिए हैं, ठीक है। अभी हमारे ग्रुप में आई थिंक किसी ने कहा है सीआर और जीआर के लिए, तलहा हुसैन पूछ रहे हैं। तलहा, हमने अभी सीआर ही हम करते हैं, और आई होप इंशाल्लाह कि बच्चा जो है वो टेक केयर कर लेगा जिसने अपना नाम दिया है, आप उसको अपने सब लोग भेज दो। अच्छा, गर्ल्स से कि हमारे लड़कियों का ग्रुप बना लें, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं आप लोग। तो अभी वैसे आपके एडमिन से मैंने बात की, मैनेजमेंट से, दे वर सेइंग दे आर यू आर मेकिंग ग्रुप्स टुगेदर, लाइक बाकी सब्जेक्ट्स में ऐसा हुआ है। आप मुझे प्लीज जरा कंफर्म कर दो। मुझे किसने ये बात कही है? आयशा जाहिद ने कही है ये बात। जी, आयशा अभी मुझे करो तुम जरा, अब मुझे अभी बताओ कि क्या मुझे मेरी बात समझ आ गई आपको, या फिर मैं आपको कॉल करके तो फिर मैं गर्ल्स का ग्रुप अलग बना लूं? पहले आपने कहा कि ये नंबर अलीशा नयानी का है, अभी नेम आपने शनवार, जी शनवार का है। नहीं नहीं, मैंने उसका मैसेज सिर्फ पढ़ा था बेटा, मैसेज पढ़ा था। ओके, अब आप नंबर्स ही, सब लोगों ने मुझे ये कहा हुआ है, बस नंबर्स ही भेजे हुए हैं। अच्छा, अलीना इज सेइंग, अलीना कह रही है कि आई वांट टू बिकम सीआर। अच्छा, लेट्स सी, अब ये बच्चा अगर जिसको हमने नॉमिनेट किया है, अगर उसमें कोई ना वो कर सका खुदा ना खास्ता, तो फिर हम देख लेंगे, चेंज कर सकेंगे, ठीक है। और गर्ल्स का ग्रुप अगर अलग बनाना है तो मैं फिर किसी एक का नंबर यहाँ से खुद ले लेती हूँ, ठीक है। आई जस्ट सी के कौन है, अलीना का नंबर ले लेती हूँ, आई चेक अलीना, यस। अलीना, मैं आपका नंबर फिर लेकर मैं आपको टेक्स्ट करती हूँ, ठीक है। फिर आप गर्ल्स का जीआर आप बन जाना, और आप ले लेना। मैं आपका नंबर ले रही हूँ, मैं बोल नहीं रही, यहाँ नहीं बोलूंगी। ठीक है, आई कॉल यू अलीना, और जो दूसरा बच्चा है उसको मैं कॉल करती हूँ, ठीक है। अब अपना ख्याल रखिएगा, आपको मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, अगर आपकी रीच हो गई तो ठीक है, वरना ग्रुप का इंतजार कीजिए व्हाट्सएप का, तो फिर इंशाल्लाह हम कल सारा कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अदरवाइज टॉपिक आपके पास है, बट उस पे सिलेबस पड़ा है, आप वहां से कहीं से भी गूगल करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो कल मैं आपको बाकी सारी चीजें भेज दूंगी, तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।